क्या आपने कभी कोई मध्यकाल मेडिवल पर बनी फिल्म देखी है और सोचा है, क्या वाकई सब कुछ ऐसा ही था? वो गंदे, बिना दांत वाले किसान, वो भारी भरकम टन वजनी कवच, आर्मर पहने शूरवीर, और ये मान्यता कि धरती चपटी है, फ्लैट अर्थ। सुनकर पहचाना। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि हॉलीवुड ने हमें मध्य युग के बारे में जो कुछ भी दिखाया है, उसमें से लगभग सब कुछ एक बहुत बड़ा धोखा है। आज हम एक ऐसी यात्रा पर निकलेंगे जहां हम इस युग से जुड़े सबसे बड़े 30 मिथकों, माइथ्स पर से पर्दा हटाएंगे। हम कल्पना को हकीकत से अलग करेंगे और पता लगाएंगे कि 1000 साल पहले लोग असल में कैसे जीते थे, कैसे लड़ते थे, प्यार करते थे और सोचते थे। तैयार हो जाइए, क्योंकि कुछ तथ्य आपको सचमुच हैरान, शॉक कर सकते हैं और आपको अपनी सारी जानकारी पर फिर से विचार करने के लिए मजबूर कर सकते हैं। क्या आप सच्चाई जानने के लिए तैयार हैं? तो चलिए शुरू करते हैं। इससे पहले कि हम अपना पर्दाफाश शुरू करें, आइए समझते हैं कि आखिर फिल्में इतिहास को इतना तोड़ मरोड़ कर क्यों पेश करती हैं। जवाब आसान है, ड्रामा और सनसनीखेज दिखाना। डायरेक्टर्स को दर्शकों को आकर्षित करने के लिए एक रंगीन, सरल और अक्सर अतिरंजित एग्जैजरेटेड तस्वीर बनाने की जरूरत होती है। युग के अंधेरे को उजागर करने के लिए दुनिया को उदास, पूरे सलेटी रंगों में दिखाना आसान होता है, बजाय इसके कि जटिल और रंगीन वास्तविकताओं को फिर से बनाया जाए। एक्स्ट्रास एक्स्ट्रास को बोरी जैसे कपड़े पहनाना सस्ता पड़ता है, बजाय इसके कि ऐतिहासिक रूप से सही लिनन और ऊनी कपड़े इस्तेमाल किए जाएं। इसके अलावा कई मिथक हॉलीवुड में नहीं, बल्कि बहुत पहले पुनर्जागरण, रेनेसेंस और ज्ञानोदय, एनलाइटमेंट के युग में पैदा हुए थे। उस समय के विचारकों ने अपनी उपलब्धियों को बड़ा दिखाने के लिए जानबूझकर अंधेरे युग, डार्क एजेस की एक छवि बनाई, जैसे कि वो पतन और अज्ञानता, इग्नोरेंस का समय था। और ये कार्टून जैसी छवि इतनी ज्यादा प्रचलित हो गई कि फिल्म इंडस्ट्री ने खुशी खुशी इसे अपनाया और आज भी इसका प्रचार कर रही है। इसलिए हम सिर्फ फिल्मों में की गई गलतियों से नहीं लड़ रहे हैं, बल्कि इतिहास को तोड़ मरोड़ कर पेश करने की सदियों पुरानी परंपरा से लड़ रहे हैं। हमारा काम है मध्यकाल को उसका असली, जटिल और आश्चर्यजनक रूप से दिलचस्प चेहरा वापस दिलाना। तो आइए सबसे ज्यादा बदबूदार मिथक से शुरुआत करते हैं। फिल्मों ने हमें यकीन दिला दिया है कि मध्यकाल, मिडिल एजेस, पूरी तरह से गंदगी और अस्वच्छता का युग था। लोगों ने सालों तक नहाना बंद कर दिया था, क्योंकि वे इसे पाप समझते थे और शहर कूदे कचरे में डूबे रहते थे। फिल्मी किरदार अक्सर शेखी बघाड़ते हैं कि उन्होंने पिछले क्रिसमस से पानी नहीं देखा, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई इससे बहुत अलग थी। सबसे पहले रोमन साम्राज्य की विरासत, जिसमें सार्वजनिक स्नानघर, पब्लिक बाथ्स और स्नानागार शामिल थे, पूरी तरह से खत्म नहीं हुई थी। कई यूरोपीय शहरों में नए सार्वजनिक स्नानघर बनते रहे और पुराने मौजूद रहे। ये सिर्फ नहाने की जगह नहीं थे, बल्कि सामाजिक केंद्र थे, जहां लोग मिलते थे, बातचीत करते थे और व्यापारिक सौदे करते थे। दूसरा, साबुन एक बहुत ही आम चीज थी। इसे जानवरों की चर्बी और क्षार, ऑल्कलाइज से बनाया जाता था, और साबुन बनाने वालों के लिए बाकायदा गिल्ड्स मौजूद थे। बेशक यह हमारे आधुनिक साबुन जैसा नहीं था, लेकिन यही अपना काम अच्छे से करता था। व्यक्तिगत स्वच्छता, शिष्टाचार, एटिकेट का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थी, खासकर कुलीनों, नोबिलिटी के लिए। खाने से पहले और बाद में हाथ धोना एक जरूरी अनुष्ठान था, क्योंकि उस समय ज्यादातर लोग हाथ से खाना खाते थे। हर अमीर घर में हाथ धोने के लिए खास बर्तन, जिन्हें एक्वामनिल कहा जाता था, और तश्तरियाओं रखी जाती थीं। जहां तक चर्च की बात है, ये धारणा कि चर्च ने नहाना मना किया था, ये ज्ञानोदय काल, एनलाइटनमेंट ईरा का एक मनगढ़ंत मिथक है। हाँ, कुछ तपस्वी एसेटिक्स लोग शरीर को कष्ट देने के रूप में न नहाने का अभ्यास करते थे, लेकिन ये अपवाद थे, कोई आम नियम नहीं। इसके विपरीत मठों, मॉनेस्ट्रीज में
स्वच्छता पर बहुत ध्यान दिया जाता था। वहां पानी के लिए जटिल प्रणालियां और हाथ मुंह धोने के लिए विशेष कमरे होते थे। बेशक उनकी साफ सफाई के स्तर की तुलना आज के समय से नहीं की जा सकती। उन्हें रोगाणुओं, जर्म्स के बारे में कोई जानकारी नहीं थी और शहरी जल निकासी व्यवस्था, सीवरेज सिस्टम भी अच्छी नहीं थी। लेकिन यह सोचना कि सभी लोग गंदे और बदबूदार थे, यह पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी है। वे साफ सफाई को महत्व देते थे और अपने पास उपलब्ध साधनों से उसे बनाए रखने की पूरी कोशिश करते थे। इसलिए किसी गंदे शूरवीर, नाइट की छवि शायद सिर्फ नाटकीय प्रभाव, ड्रामेटिक इफेक्ट को बढ़ाने के लिए बनाई गई एक काल्पनिक कहानी है। हमारी सूची में अगला विषय है उस युग का दृश्य स्वरूप। मध्यकाल पर बनी कोई भी फिल्म देखिए, आपको क्या नजर आएगा? भूरे सलेटी रंग के ककीले, मटमैले रंग के गांव और फीके, मिट्टी जैसे रंगों वाले कपड़े। ऐसा लगता है जैसे दुनिया में रंगों की कमी थी और लोग जानबूझकर सबसे उदास रंग चुनते थे। लेकिन यह धारणा पूरी तरह से गलत है। मध्यकाल वास्तव में अविश्वसनीय रूप से जीवंत और रंगीन था। लोग रंगों को पसंद करते थे और उनका इस्तेमाल हर जगह करते थे। कपड़े उनकी हैसियत और दौलत को दर्शाने का मुख्य तरीका थे और वे इंद्रधनुष के सभी रंगों से सजे होते थे। बेशक रंग प्राकृतिक स्रोतों से बनते थे, पर इसका मतलब यह नहीं कि वे हल्के या बेजान होते थे। ये रंग पौधों, कीड़ों और खनिजों से निकाले जाते थे। उदाहरण के लिए मशहूर गहरा लाल रंग कार्माइन कॉचिनील नाम के कीड़ों से, नीला इंडिगो पौधों से और चमकीला पीला रंग केसर या रेसडा से प्राप्त किया जाता था। सबसे महंगे रंग जैसे कि गहरा बैंगनी, पर्पल दूर दराज के इलाकों से लाए जाते थे और सिर्फ राजा तथा उच्च वर्ग के रईस ही उन्हें खरीद सकते थे। यहाँ तक कि आम किसान भी अपने कपड़े उपलब्ध रंगों जैसे हरा, पीला, भूरा और नीला में रंगते थे। दिलचस्प बात यह है कि ग्रे और काला रंग बनाना सबसे मुश्किल और महंगा था, इसलिए केवल अमीर और संपन्न लोग ही इन्हें पहनते थे। यह चमक सिर्फ कपड़ों तक सीमित नहीं थी। कढ़िलों और चर्चों की दीवारों पर बाइबल के दृश्यों और आकृतियों वाली भित्ति चित्रकलाएं, फ्रेस्को बनाई जाती थीं। मठों में भिक्षुओं द्वारा तैयार की गई प्रकाशित पांडुलिपियां, इल्यूमिनेटेड मैन्युस्क्रिप्ट्स, कला के सच्चे नमूने हैं जो सोने और चमकीले रंगों से दमकती थीं। यहाँ तक कि कैथेड्रल में लगी मूर्तियां भी मूल रूप से रंगीन थीं। बस समय के साथ रंग झड़ गया और हमें पत्थर का वह नंगा रूप मिला जिसे हम आज देखने के आदी हैं। तो फिर इस ग्रे मध्यकाल का मिथक कहां से आया? जैसा कि हमने पहले चर्चा की, आंशिक रूप से यह ज्ञानोदय काल, एज ऑफ एनलाइटनमेंट की विरासत है, जो पिछले सदियों को अंधेरा युग बताना चाहता था, और आंशिक रूप से यह समय का नतीजा है। रंग फीके पड़ गए, भित्ति चित्रकलाएं टूट गईं। फिल्म इंडस्ट्री ने बस इस रूढ़िवादिता को पकड़ लिया क्योंकि ये आसानी से गिरावट और कठोरता का माहौल पैदा कर देता है। असल में अगर आज हम किसी मध्यकालीन शहर में पहुंच जाइए तो हम उदास सलेटीपन के बजाय रंगों के इस जबरदस्त इस्तेमाल को देखकर हैरान रह जाएंगे। झोंके लगाओ और प्रार्थना करो। फिल्मों में मध्यकालीन चिकित्सा को अक्सर इसी तरह दर्शाया जाता है। फिल्मों में वैद्य, डॉक्टर को या तो धोखेबाज, शार्लाटान दिखाया जाता है या फिर ऐसा अज्ञानी भिक्षु जो उपचार के बजाय संदिग्ध धार्मिक अनुष्ठान बताता है। कोई भी गंभीर घाव या बीमारी मतलब पक्की मौत। लेकिन यह छवि न केवल अनुचित है, बल्कि यह उस काल की चिकित्सा विज्ञान की बड़ी उपलब्धियों को पूरी तरह से अनदेखा करती है। हाँ, यह सही है कि उस समय के वैद्य बैक्टीरिया और वायरस से अनजान थे, पर उनका तरीका बिल्कुल भी आदिम नहीं था। मध्यकालीन चिकित्सा चार हास्य, फोर ह्यूमर्स, यानी चार तरल पदार्थों रक्त, कफ, पीला पित्त और काला पित्त के प्राचीन सिद्धांत पर टिकी थी। उनका मानना था कि इन तरल पदार्थों का संतुलन बिगड़ने से रोग होता है। हालांकि यह सिद्धांत त्रुटिपूर्ण था। इसने वैद्यों को एक समग्र दृष्टिकोण, होलिस्टिक अप्रोच, अपनाने के लिए प्रेरित किया।
वे मरीजों को आहार, व्यायाम, औषधीय जड़ी बूटियां और हाँ, रक्त मोक्षण, खून निकालना की सलाह देते थे ताकि संतुलन फिर से स्थापित हो सके। उस समय शल्य चिकित्सा, सर्जरी, हैरत अंगेज रूप से विकसित थी। सर्जन जटिल ऑपरेशन करने में सक्षम थे, जैसे कि विच्छेदन, एम्पुटेशंस, मोतियाबिंद हटाना और गुर्दे व मूत्राशय से पथरी निकालना। दर्द को कम करने के लिए वे अफीम, मंड्रागोरा और बिलाडोना पर आधारित अर्क काढ़ा इस्तेमाल करते थे, जो एक तरह की आदिम बेहोशी की दवा, एनेस्थीसिया थी। वे उपकरणों को शराब, वाइन से विसंक्रमित, स्टरलाइज करते थे, जिसमें एंटीसेप्टिक गुण मौजूद होते हैं। हालांकि वे इस प्रक्रिया को ठीक से समझते नहीं थे। यूरोप में सालर्नो और मॉन्टपेलियर जैसे शहरों में पहले मेडिकल कॉलेज वाले विश्वविद्यालय स्थापित हो रहे थे। यहाँ हिप्पोक्रेट्स और गैलेन जैसे प्राचीन वैद्यों के अलावा अरब विद्वानों के कार्यों का भी अध्ययन किया जाता था, जो चिकित्सा विज्ञान में यूरोपीय लोगों से कई कदम आगे थे। अरब वैद्य एविसेना इब्न सिना ने कैनन ऑफ मेडिसिन नामक ग्रंथ लिखा, जो सदियों तक यूरोप में चिकित्सा का मुख्य पाठ्य पुस्तक बना रहा। उस समय अस्पताल भी होते थे, जो अधिकतर मठों के पास संचालित होते थे। ये बीमारों की देखभाल के साथ साथ यात्रियों को आश्रय और गरीबों को मदद प्रदान करते थे। बेशक उस समय चिकित्सा में अंधविश्वासों का बोलबाला था और इसकी प्रभावशीलता की तुलना आज की चिकित्सा से नहीं की जा सकती, लेकिन इसे केवल जोक और प्रार्थना तक सीमित कर देना उन हजारों वैद्यों के प्रयास और ज्ञान को पूरी तरह से नकारना है, जिन्होंने उस समय के सर्वश्रेष्ठ उपलब्ध तरीकों का उपयोग करके लोगों की जान बचाई। यह अंधकारमय अज्ञानता नहीं, बल्कि अवलोकन और अनुभव पर आधारित एक तर्कसंगत प्रणाली थी। उन अंधकारमय युगों में कुछ चुनिंदा भिक्षुओं के अलावा कोई पढ़ना नहीं जानता था। यह एक और प्रचलित गलतफहमी क्लिशे है। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि राजा और शूरवीर हस्ताक्षर की जगह सिर्फ क्रॉस, एक्स का निशान बनाते थे और साक्षरता किसी चमत्कारी चीज जैसी थी। पर वास्तविकता, रियलिटी, इससे कहीं ज्यादा साक्षर थी। साक्षरता का स्तर बेशक आज के मुकाबले कम था, पर यह शून्य, जीरो से बहुत दूर था। आइए जानते हैं कि मध्यकाल में कौन पढ़ना लिखना जानता था और क्यों। सबसे पहले धार्मिक वर्ग, क्लर्जी। पादरियों और भिक्षुओं के लिए लैटिन लैटिन उनकी कार्य की भाषा थी। वे न सिर्फ बाइबल पढ़ते थे, बल्कि किताबों की नकल करते थे, इतिहास का ब्यौरा लिखते थे और दर्शन शास्त्र, विज्ञान में भी लगे रहते थे। मठों के स्कूल शिक्षा के मुख्य केंद्र थे। दूसरा, कुलीन वर्ग, एरिस्टोक्रेसी। यह विचार कि सभी शूरवीर केवल अनपढ़ लड़ाके थे, पूरी तरह से एक मिथक है। उच्च मध्यकाल से ही पढ़ना और लिखना जानना कुलीन शिक्षा का एक जरूरी हिस्सा बन गया था। अभिजात वर्ग को कानून समझने पड़ते थे, अपनी संपत्ति का प्रबंधन करना पड़ता था और पत्राचार, कॉरेस्पॉन्डेंस संभालना होता था। इनमें से कई कला के संरक्षक थे और खुद भी कविताएं लिखते थे। उदाहरण के लिए प्रसिद्ध ट्रूबाडोर, जो प्रेम की गाथाएं गाते थे, वे भी कुलीन परिवार से ही आते थे। तीसरा, नगरवासी, टाउन्स पीपल। शहरों के विकास और व्यापार में वृद्धि के साथ व्यापारियों, कारीगरों और सरकारी अधिकारियों के लिए साक्षरता एक आवश्यकता बन गई थी। उन्हें हिसाब किताब रखना, अनुबंध, कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना और कानूनी दस्तावेज पढ़ने होते थे। शहरों में धर्मनिरपेक्ष स्कूल और विश्वविद्यालय स्थापित हुए, जिन्होंने वकील, डॉक्टर और प्रशासक तैयार किए। यहां तक कि किसानों के बीच भी साक्षरता पूरी तरह से दुर्लभ नहीं थी, हालांकि यह कम थी। कुछ समृद्ध किसान अपने बेटों को चर्च के स्कूलों में भेज सकते थे। निश्चित रूप से केवल पढ़ने की क्षमता, पैसिव लिटरेसी, और लिखने की क्षमता, एक्टिव लिटरेसी के बीच बड़ा अंतर था। कई लोग प्रार्थना या किसी दुकान का बोर्ड तो पढ़ लेते थे, लेकिन एक सुसंगत पाठ, कोहिरेंट टेक्स्ट नहीं लिख पाते थे। और हां, अधिकांश किताबें लैटिन में थीं, जो शिक्षित अभिजात वर्ग की भाषा थी। लेकिन राष्ट्रीय भाषाओं और साहित्य के विकास के साथ साक्षरता का प्रसार और व्यापक होता गया। इसलिए
मध्यकाल पूरी तरह से निरक्षरता, टोटल इलिटरेसी का युग नहीं था। यह एक ऐसा युग था जहां किताब और लिखित शब्द को बहुत ऊंचा स्थान दिया जाता था और उनका समाज के जीवन में एक महत्वपूर्ण योगदान था। अंधकार युग, डार्क एजेस शब्द शायद मध्यकाल को लेकर सबसे बड़ी और हानिकारक गलतफहमी है। यह शब्द एक ऐसी तस्वीर पेश करता है जैसे मानव इतिहास में 1000 साल का शून्य आ गया हो। चमकदार प्राचीन काल, एंटिक्विटी और शानदार पुनर्जागरण, रेनेसांस के बीच ठहराव, अंधविश्वास और बौद्धिक पतन का दौर। यह नाम 14वीं शताब्दी में इटली के कवि पेट्रार्क ने गढ़ा था और बाद में मानवतावादियों, ह्यूमनिस्ट्स और ज्ञानोदय विचारकों, एनलाइटनमेंट थिंकर्स ने अपनी सदी को महान बताने के लिए इसे अपना लिया। लेकिन आधुनिक इतिहासकारों ने इस शब्द को पूरी तरह से खारिज कर दिया है क्योंकि यह वास्तविकता को नहीं दर्शाता। मध्यकाल अविश्वसनीय नवाचारों और सांस्कृतिक विकास का समय था। आइए तथ्यों पर एक नजर डालते हैं। इसी दौर में पहले विश्वविद्यालयों, यूनिवर्सिटीज की नींव रखी गई थी, जैसे बोलोग्ना, पेरिस और ऑक्सफोर्ड में। ये बौद्धिक जीवन के केंद्र बने और इन्होंने ही आधुनिक उच्च शिक्षा प्रणाली की नींव रखी। इनमें स्कोलास्टिसिज्म फला फूला, जो एक ऐसा दार्शनिक आंदोलन था जिसका उद्देश्य ईसाई सिद्धांतों को तर्कसंगत आधार देना था। थॉमस एक्विनस जैसे विचारकों ने अरस्तु के तर्क पर आधारित शानदार दार्शनिक प्रणालियां तैयार की। वास्तुकला, आर्किटेक्चर एक क्रांति से गुजर रही थी। भारी दीवारों वाली रोमनेस्क्यू शैली की जगह गॉथिक शैली ने ले ली। नुकीले मेहराबों, फ्लाइंग बट्रेस और विशाल रंगीन शीशों, विट्रास वाले गॉथिक कैथेड्रल इंजीनियरिंग का एक ऐसा चमत्कार है जो आज भी हमारी कल्पना को मोहित करते हैं। तकनीक भी स्थिर नहीं थी। पानी से चलने वाली और पवन चक्कियों का आविष्कार या उनमें सुधार किया गया, जिसने कृषि और शिल्प कौशल में क्रांति ला दी। भारी पहिए वाले हल का इस्तेमाल शुरू हुआ, जिसने नई जमीनों को खेती योग्य बनाया। सैन्य क्षेत्र में रकाबों, स्टिरप्स का आगमन हुआ, जिसने नाइट की घुड़सवार सेना को एक दुर्जेय शक्ति बना दिया। 13वीं शताब्दी में यूरोप में बारूद, गन पाउडर आया। 15वीं शताब्दी में जोहानिस गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार किया, जो मानव इतिहास की सबसे बड़ी घटनाओं में से एक साबित हुआ। यह महान यात्राओं का भी दौर था, जैसे मार्को पोलो की चीन यात्रा। निश्चित रूप से मध्यकाल के इतिहास में दुखद अध्याय भी थे, युद्ध, अकाल और ब्लैक डेथ जैसी महामारियां। लेकिन इस पूरी 1000 साल की अवधि को अंधकारमय कहना, यूरोपीय सभ्यता के विकास में इसके विशाल योगदान को नजरअंदाज करना है। यह निर्माण, नवाचारों और उन विचारों व संस्थाओं के गठन का समय था जिन पर हमारा आधुनिक विश्व टिका हुआ है। एक फिल्मी सीन देखिए। चमकते कवच में लिपटा एक नाइट, शूरवीर, युद्ध के मैदान में बड़ी मुश्किल से लड़खड़ाता हुआ चलता है। फिर जमीन पर गिरकर वह एक उलटे हुए कछुए की तरह असहाय होकर छटपटाने लगता है, जो बिना किसी की मदद के उठ नहीं सकता। यह छवि, इमेज सबसे ज्यादा प्रचलित पर सबसे गलत मिथकों में से एक है। यह धारणा बनती है कि शूरवीरों का कवच, आर्मर, अविश्वसनीय रूप से भारी था और उनकी गति को पूरी तरह से बाधित करता था। आइए इस कवच के वजन और गतिशीलता को समझते हैं। 15वीं से 16वीं शताब्दी के मध्यकाल के पूर्ण प्लेट कवच, फुल प्लेट आर्मर का औसत वजन 20 से 25 किलोग्राम के बीच होता था। यह निश्चित रूप से एक महत्वपूर्ण वजन है, पर यह असहनीय बिल्कुल नहीं था। आज का आधुनिक सैनिक अपने पूरे युद्ध उपकरण, फुल गियर, में इससे कहीं ज्यादा वजन उठाता है। मुख्य बात यह थी कि यह वजन किस तरह वितरित किया जाता था। कवच कई गतिशील रूप से जुड़े प्लेटों से बना था और इसका वजन पूरे शरीर पर समान रूप से वितरित होता था, न कि सिर्फ कंधों पर दबाव डालता था। कवच के नीचे एक गद्देदार जैकेट पहनी जाती थी, जिसे गैम्बेसन या एक्विटन कहते थे। ये जैकेट चोटों को सहने और त्वचा को रगड़ से बचाने का काम करती थी। कवच बनाने वाले, आर्मरर,
असल में सच्चे इंजीनियर थे जो मालिक की आकृति के हिसाब से कवच को पूरी तरह फिट बनाते थे। एक अच्छा कवच असल में स्टील की दूसरी त्वचा जैसा होता था। इसमें शूरवीर न केवल चल या लड़ सकते थे, बल्कि दौड़ सकते थे, कूद सकते थे, घोड़े पर बैठ सकते थे और यहां तक कि कलाबाजी समरसॉल्ट्स भी कर सकते थे। इसे साबित करने वाले ऐतिहासिक प्रमाण और आधुनिक पुनर्निर्माण रिकंस्ट्रक्शंस मौजूद हैं। कवच पहने शूरवीर किलों पर हमला करते समय सीढ़ियों पर चढ़ सकते थे, पैदल लड़ सकते थे और अपनी फुर्ती दिखाने के लिए जटिल कलाबाजियां एक्रोबैटिक ट्रिक्स भी करते थे। हाँ, यह जरूर था कि कवच के अंदर गर्मी लगती थी। यह देखने की क्षमता को सीमित करता था और इसे पहनने वाले व्यक्ति के लिए शानदार शारीरिक फिटनेस, फिजिकल फिटनेस जरूरी थी। लेकिन यह किसी भी योद्धा को एक बेढंगे रोबोट में बिल्कुल नहीं बदलता था। शूरवीरों के भारी भरकम होने का यह मिथक बड़े पैमाने पर टूर्नामेंट में पहने जाने वाले कवच से जुड़ा हुआ है। ये कवच वास्तव में युद्ध के कवच से ज्यादा भारी और विशाल होते थे। इनका वजन 40 किलोग्राम तक हो सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य भाले के वार से अधिकतम सुरक्षा देना था, न कि लंबी लड़ाई में गतिशीलता प्रदान करना। लेकिन विशेषज्ञता वाले खेल के उपकरणों को युद्ध सामग्री से भ्रमित करना एक बहुत बड़ी गलती है। इसलिए जमीन पर गिरा हुआ एक शूरवीर पूरी तरह से सक्षम था कि वह खुद उठे और अपनी लड़ाई जारी रखे। भारी कवच की भ्रांति के बाद अब बात करते हैं विशाल तलवारों के मिथक की। फैंटेसी फिल्मों और गेम्स में नायक अक्सर इंसानी कद की तलवारें लहराते हैं, जिनका वजन कम से कम 1 क्विंटल 100 किलो लगता है। लेकिन हकीकत यह है कि मध्ययुगीन तलवारें बेहद नाजुक, संतुलित और आश्चर्यजनक रूप से हल्के हथियार हुआ करते थे। आइए इनके मुख्य प्रकारों को समझते हैं। सबसे आम प्रकार थी एक हाथी तलवार, वन हैंडेड स्वॉर्ड, जिसे कैरोलिंगियन या रोमन स्वॉर्ड भी कहते हैं। इसका वजन केवल 1 से 1.5 किलो के बीच होता था। यह लगभग उतना ही वजन है जितना आज की स्पोर्ट्स रेपियर का होता है। ये तेज वॉर करने और बचाव, पैरिंग के लिए काफी हल्की थी, लेकिन इसमें इतना दम जरूर था कि यह दुश्मन को गंभीर चोट पहुंचा सके। जैसे जैसे कवच का विकास हुआ, तथाकथित 1.5 हाथी तलवार, हाफ एंड ए हाफ, जिसे बास्टर्ड स्वॉर्ड भी कहते थे, सामने आई। इसे एक या दोनों हाथों से पकड़ा जा सकता था। इसका वजन आमतौर पर 2 किलो से ज्यादा नहीं होता था। कवचधारी सैनिकों पर वार करने के लिए इसमें ज्यादा ताकत होती थी, फिर भी यह काफी फुर्तीली बनी रहती थी। और आखिर में मशहूर 2 हाथी तलवारें, 2 हैंडेड स्वॉर्ड, श्वेहेंडर या क्लेमोर। देखने में तो यही फिल्मों वाले विशालकाय हथियार लगते हैं, पर ऐसा नहीं है। असल में सबसे भारी लड़ाकू 2 हाथी तलवारों का वजन भी मुश्किल से 3 से 4 किलो के बीच होता था। ये 180 सेंटीमीटर तक लंबी हो सकती थी, लेकिन इनका वजन बहुत सावधानी से संतुलित किया जाता था। इनका गुरुत्वाकर्षण केंद्र, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, मूठ, हैंडल के करीब रखा जाता था, जिससे इन्हें नियंत्रित करना आसान होता था। यह हथियार हर किसी के बस का नहीं था। इसके लिए जबरदस्त ताकत और तकनीक चाहिए थी, और इसका इस्तेमाल मुख्य रूप से बर्छीधारियों, पाइकमैन की पंक्ति तोड़ने के लिए किया जाता था। तलवार की प्रभावशीलता को समझने की कुंजी उसका वजन नहीं, बल्कि उसका संतुलन और फल, ब्लेड की ज्यामिति थी। हथियार बनाने वाले लोहार अपने काम में माहिर थे। वे ऐसा हथियार बनाते थे जो योद्धा के हाथ का ही विस्तार लगे। तलवारें महज तेज स्टील के टुकड़े नहीं थीं, बल्कि भौतिकी और बायोमैकेनिक्स की गहरी समझ के साथ बनाए गए हत्या के जटिल उपकरण थे। तो फिर इन भारी भरकम, उठा ना सकने वाली तलवारों के मिथक कहां से आए? शायद ये रस्मों या परेड के लिए इस्तेमाल होने वाली औपचारिक तलवारों से आए, जो वाकई बड़ी और भारी होती थीं, लेकिन कभी लड़ाई में इस्तेमाल नहीं की गईं। साथ ही फिल्म निर्माताओं की चाहत होती है कि वे ऐतिहासिक सत्यता की परवाह न करते हुए
सिर्फ दर्शकों को लुभाने के लिए योद्धा का ज्यादा प्रभावशाली और क्रूर रूप पेश करे। ड्रॉ डू सेन्योर या पहली रात का अधिकार मध्यकाल से जुड़े सबसे सनसनीखेज और भयानक मिथकों में से एक है। इस मिथक के अनुसार किसी भी सामंत या जमींदार को यह कानूनी अधिकार था कि वह अपने किसी भी जागीरदार या किसान की दुल्हन के साथ पहली सुहागरात मनाए। ब्रेवहार्ट जैसी फिल्मों में इस प्रथा को अक्सर दिखाया जाता है ताकि अभिजात वर्ग के अत्याचार और अय्याशी को उजागर किया जा सके। सुनने में ही यह कितना भयानक लगता है ना? अच्छी खबर यह है कि संभवतः यह पूरी तरह से एक मनगढ़ंत कहानी है। इतिहासकारों ने मध्यकालीन कानूनों और दस्तावेजों की गहनता से जांच की है, लेकिन उन्हें ऐसे किसी भी कानून के अस्तित्व का कोई ठोस सबूत नहीं मिला। कोई एक भी कानूनी संहिता नहीं है जो इसे मान्यता देती हो। तो फिर यह मिथक आया कहां से? इसकी जड़ें बाद के युगों में, खासकर ज्ञानोदय एनलाइटनमेंट के दौर में मिलती हैं। वोल्टेयर जैसे लेखकों और दार्शनिकों ने इस मनगढ़ंत कहानी का इस्तेमाल अभिजात वर्ग और सामंती बर्बरता के खिलाफ अपनी लड़ाई में एक शक्तिशाली हथियार के तौर पर किया था। यह एक बेहद ज्वलंत और चौंकाने वाली तस्वीर थी जिसने पुरानी व्यवस्था को बदनाम करने का काम बखूबी किया। हो सकता है कि इस मिथक की नींव में कोई वास्तविक प्रथा हो, लेकिन वह बिल्कुल अलग तरह की थी, जिसे विवाह शुल्क या फॉर्मरिएज कहा जाता था, वह मौजूद था। यह एक तरह का टैक्स था जो किसान को अपने सामंत को शादी की अनुमति लेने के लिए देना पड़ता था, खासकर तब जब दुल्हन किसी दूसरी जागीर से आती थी। सामंत की नजर में इस तरह वह एक मजदूर को खो देता था और यह शुल्क उस नुकसान की भरपाई करता था। समय के साथ सामंतवाद के आलोचकों ने इस वित्तीय प्रथा को तोड़ मरोड़ कर पेश किया और इसे यौन शोषण के प्रतीक के रूप में बदल दिया। बेशक इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि ताकतवर सामंत अपनी सत्ता का दुरुपयोग करते थे और महिलाओं को जबरन संबंध बनाने के लिए मजबूर करते थे। यौन हिंसा हमेशा से मौजूद रही है, लेकिन वह सत्ता का दुरुपयोग और अराजकता थी, न कि कोई कानूनी अधिकार। वैसे चर्च ने भी वासना और अनैतिकता के खिलाफ सक्रिय रूप से लड़ाई लड़ी और विवाह की पवित्रता की रक्षा की। इस तरह पहली रात का अधिकार कोई ऐतिहासिक तथ्य नहीं है, बल्कि यह एक शक्तिशाली प्रचार उपकरण था जिसे पूरे युग को बदनाम करने के लिए बनाया गया था। यह इस बात का एक ज्वलंत उदाहरण है कि कैसे एक झूठ जिसे बार बार दोहराया जाए वह अटल सत्य के रूप में स्वीकार किया जाने लगता है। विशाल चिताएं जिन पर जादू टोने के आरोप में फंसी महिलाएं आग में तड़पती दिखाई जाती हैं। यह फिल्मी मध्यकाल मीडिवल पीरियड का एक अनिवार्य हिस्सा है। इंक्विजिशन को अक्सर डायनों को जलाने वाली एक निर्मम मशीन के तौर पर पेश किया जाता है। हालांकि यह दृश्य वास्तविक दुखद घटनाओं पर आधारित है, लेकिन यह कालक्रम क्रोनोलॉजी और पैमाने स्केल को बहुत ज्यादा बिगाड़ देता है। मुख्य गलती समय को लेकर है, जिसे डायनो का महान शिकार ग्रेट विच हंट कहा जाता है। सामूहिक उन्माद और हत्याओं का वह चरम मध्य युग मिडिल एजेस में नहीं, बल्कि प्रारंभिक आधुनिक काल अर्ली मॉडर्न पीरियड में आया, जो लगभग 1560 से 1660 ईस्वी के बीच का समय था। यह पुनर्जागरण, रेनेसांस, धर्म सुधार, रेफॉर्मेशन और वैज्ञानिक खोजों का दौर था। इसके विपरीत मध्यकालीन चर्च जादू टोने के प्रति कहीं अधिक संशयवादी था। प्रारंभिक मध्यकाल में डायनों में विश्वास और उनके झाड़ू पर उड़ने या शैतान के साथ समझौता करने की क्षमता को एक मूर्ति पूजक अंधविश्वास माना जाता था। शुरुआती चर्च कानूनों में से एक, जिसे कैनन एपिस्कोपी कहा जाता था, वह डायनों की रात की उड़ानों में विश्वास को सीधे तौर पर शैतान द्वारा पैदा किया गया एक भ्रम बताकर उसकी निंदा करता था। बेशक जादूगरी के लिए सजाएं थीं, लेकिन वे अपेक्षाकृत हल्की थी। अक्सर यह केवल चर्च द्वारा प्रायश्चित रिपेंटेंस के रूप में होती थी। स्थिति देर के मध्यकाल में, यानी 13वीं और 14वीं शताब्दी में तब बदलनी शुरू हुई
जब धर्मशास्त्रियों थियोलॉजियंस ने अधिक जटिल दानव शास्त्रीय सिद्धांतों डिमोनोलॉजिकल थ्योरीज पर काम करना शुरू किया। लेकिन तब भी डायनों के खिलाफ मुकदमे इक्का दुक्का ही थे और वे सामूहिक नहीं थे। मध्यकालीन इंक्विजिशन मुख्य रूप से विधर्मियों हेरेसीज से लड़ने के लिए बनाई गई थी, यानी ईसाई शिक्षाओं की अलग व्याख्या करने वालों से, न कि डायनों से। बड़े पैमाने पर डायनों का शिकार अपने युग की उपज था। वह समय जब गहरे सामाजिक, धार्मिक और राजनीतिक उथल-पुथल चल रहे थे। धर्म सुधार ने यूरोप को बांट दिया। धार्मिक युद्धों ने डर और नफरत पैदा की। इस व्यापक संदेह के माहौल में डायनों के षड्यंत्रों में विश्वास को फलने फूलने के लिए उपजाऊ जमीन मिल गई। खास बात यह है कि ये उत्पीड़न न केवल कैथोलिक बल्कि प्रोटेस्टेंट अदालतों द्वारा भी किए गए थे और अक्सर धर्मनिरपेक्ष सेक्युलर अधिकारी चर्च के अधिकारियों की तुलना में कहीं ज्यादा क्रूर होते थे। इसलिए जब आप किसी फिल्म में एक गॉथिक कैथेड्रल की पृष्ठभूमि में किसी डायन को जलाए जाने का दृश्य देखते हैं तो याद रखें, यह कालानुक्रमिक रूप से गलत है। डायन शिकार का मुख्य आतंक तब शुरू हुआ जब मध्यकाल वास्तव में समाप्त हो चुका था। पवित्रता की बेल्ट मध्यकाल के क्रूर और बर्बर समय का एक और प्रतीक है, जिसे कॉमेडी और ड्रामा फिल्मों में खूब दिखाया जाता है। यह एक डरावना धातु का उपकरण है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ईर्ष्यालु सामंत धर्म युद्ध पर जाते समय अपनी पत्नियों को पहना देते थे ताकि उनकी वफादारी सुनिश्चित हो सके। यह छवि इतनी मजेदार और दमदार है कि इसने जनमानस में अपनी गहरी पैठ बना ली है। हालांकि राइट ऑफ फर्स्ट नाइट की तरह ही इतिहासकारों को इसकी प्रामाणिकता पर गहरा संदेह है। संग्रहालयों में रखी गई पवित्रता की बेल्ट का एक बड़ा हिस्सा जब करीब से जांच की जाती है तो पता चलता है कि वे 19वीं सदी की नकली चीजें हैं। विक्टोरिया के द्वार में जब नैतिकता और दबी हुई कामुकता का जुनून चरम पर था, तब इस तरह की मध्यकालीन वस्तुओं में लोगों ने काफी रुचि लेनी शुरू कर दी थी। इनमें से कई चीजें तभी बनाई गई थीं ताकि संग्राहकों और आम जनता की मांग को पूरा किया जा सके। अगर हम व्यावहारिक नजरिए से सोचें तो ऐसे उपकरण का उपयोग करना बेहद मुश्किल रहा होगा। पहली बात, स्वच्छता यानी हाइजीन का सवाल। एंटीसेप्टिक्स की गैर मौजूदगी में लंबे समय तक धातु की बेल्ट पहनने से त्वचा में जलन, घाव और गंभीर संक्रमण होना तय था। ये केवल असुविधाजनक नहीं बल्कि जानलेवा हो सकता था। दूसरी बात, शरीर की प्राकृतिक जरूरतों का क्या? किसी भी डिजाइन में छेद तो होने ही थे और ऐसे में इसका पूरा सुरक्षात्मक उद्देश्य ही विफल हो जाता। पवित्रता की बेल्ट का पहला जिक्र मध्यकालीन इतिहास में नहीं बल्कि पुनर्जागरण काल के ग्रंथों और नक्काशी में मिलता है और अक्सर यह व्यंग्यात्मक या लाक्षणिक संदर्भ में होता है। उदाहरण के लिए 15वीं सदी की एक किताब में ऐसी बेल्ट का चित्र है, लेकिन वह स्पष्ट रूप से हास्य प्रवृत्ति का है। ये पूरी तरह से संभव है कि ये बेल्ट वास्तविक वस्तुओं के रूप में नहीं बल्कि एक रूपक, एक मजाक या शायद शुरुआती दौर के माजोचिस्ट उपकरण के रूप में मौजूद थे। लेकिन निश्चित रूप से ये महिलाओं पर नियंत्रण रखने वाला कोई आम घरेलू सामान नहीं था। ये विचार कि शूरवीर अपनी पत्नियों को बड़ी संख्या में लोहे में जकड़ देते थे, बाद के युगों की उपज है। उन युगों ने मध्यकाल को बर्बरता और महिला दमन के समय के रूप में पेश करने की कोशिश की थी। वाइकिंग्स की कल्पना कीजिए। सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है? जाहिर है, एक मजबूत दाढ़ी वाला योद्धा जिसके हेलमेट पर सींग लगे हुए हैं। यह छवि फिल्मों, कार्टूनों, कॉमिक्स और यहां तक कि स्पोर्ट्स टीमों के प्रतीक चिन्हों में भी खूब दिखाई जाती है। ये वाइकिंग्स की सबसे ज्यादा पहचानी जाने वाली पहचान है, लेकिन साथ ही यह इतिहास का सबसे बड़ा फर्जीवाड़ा भी है। पुरातत्वविदों को वाइकिंग्स काल यानी 8वीं से 11वीं शताब्दी का एक भी ऐसा हेलमेट नहीं मिला है जिस पर सींग लगे हों। नॉर्वे में 11 मुंडबू जैसे प्रसिद्ध हेलमेट सहित जितने भी हेलमेट मिले हैं वे साधारण शंकु के आकार के
या गोल है। इनमें कभी कभी नाक और गालों की सुरक्षा के लिए गार्ड लगे होते थे। वे व्यावहारिक थे और उनका एकमात्र उद्देश्य युद्ध में सिर की रक्षा करना था। हेलमेट पर सींग महज एक बेकार की सजावट नहीं थे, बल्कि लड़ाई में यह एक घातक गलती साबित हो सकते थे। दुश्मन की तलवार या कुल्हाड़ी आसानी से उनमें उलझ सकती थी, जिससे हेलमेट उतर जाता या इससे भी बुरा गर्दन टूट सकती थी। वाइकिंग्स बहुत ही व्यावहारिक और अनुभवी योद्धा थे। वे कभी भी इस तरह के अव्यावहारिक उपकरण का इस्तेमाल नहीं करते। तो यह मिथक कहां से आया? इसका जन्म 19वीं सदी में रोमांटिसिज्म के द्वार से जुड़ा है। यूरोपीय, खासकर स्कैंडिनेविया और जर्मनी के लोग अपने बर्बर अतीत को फिर से खोज रहे थे। कलाकारों और लेखकों ने प्राचीन जर्मनों और वाइकिंग्स की एक वीर और नाटकीय छवि बनाई। सींग वाले हेलमेट को लोकप्रिय बनाने में कलाकार कार्ल एमिल डॉपलर ने खास भूमिका निभाई। उन्होंने 1876 1876 में रिचर्ड वैगनर के ओपेरा द रिंग ऑफ निबेलुंग के लिए पोशाकें तैयार की थीं। यह वही व्यक्ति थे जिन्होंने ओपेरा के वाइकिंग्स को सींगों वाले प्रभावशाली हेलमेट पहनाए। यह छवि इतनी मजबूत और यादगार थी कि यह तुरंत वाइकिंग से जुड़ गई और जन संस्कृति, पॉप कल्चर का एक पक्का हिस्सा बन गई। हालांकि इस छवि की जड़ें शायद कुछ पुरानी खोजों में भी हो सकती हैं। उदाहरण के लिए, वाइकिंग्स से बहुत पहले कांस्य युग के सींगों वाले अनुष्ठानिक यानी धार्मिक हेलमेट मिले हैं, लेकिन उनका उपयोग केवल अनुष्ठानों में होता था, न कि युद्ध में। इसके अलावा प्राचीन जर्मनिक और केल्टिक जनजातियों में पुजारी सींग वाले हेडगियर पहन सकते थे, लेकिन यूरोप को डराने वाले असली वाइकिंग्स से इसका कोई लेना देना नहीं है। यह एक सबसे ज्यादा प्रचलित ऐतिहासिक भ्रांति है कि मध्य युग में राजा से लेकर आम किसान तक सब यही मानते थे कि पृथ्वी समतल, फ्लैट है, और क्रिस्टोफर कोलंबस ने एक अकेले साहसी जीनियस की तरह इस सार्वभौमिक भ्रम को चुनौती दी। इस मिथक का उपयोग अक्सर अंधेरे और अंधविश्वासी मध्य युग तथा प्रबुद्ध भौगोलिक खोजों के युग के बीच के अंतर को दर्शाने के लिए किया जाता है। लेकिन सच्चाई यह है कि मध्यकाल के लगभग सभी शिक्षित और ज्ञानी लोग यह बात भलीभांति जानते थे कि पृथ्वी एक गोला है। यह ज्ञान प्राचीन काल एंटीक्विटी से ही लगातार चला आ रहा था और कभी खोया नहीं। प्राचीन यूनानी विद्वानों जैसे कि पाइथागोरस, प्लेटो और अरस्तु ने पृथ्वी के गोलाकार होने के पुख्ता प्रमाण दिए थे। उदाहरण के लिए, चंद्र ग्रहण के दौरान चंद्रमा पर पड़ने वाली पृथ्वी की छाया का आकार या उत्तर या दक्षिण की ओर यात्रा करने पर तारों की स्थिति में बदलाव। उनके कार्य मध्य युगीन विद्वानों को भी अच्छी तरह से ज्ञात थे। शुरुआती मध्यकाल के प्रतिष्ठित चिंतकों जैसे कि आदरणीय बीड और इसिडोर ऑफ सेविले ने पृथ्वी के गोलाकार होने को एक स्थापित सत्य के रूप में लिखा। बाद में विश्वविद्यालयों में यह मानक पाठ्यक्रम का हिस्सा था। महानतम धर्मशास्त्रियों में से एक थॉमस एक्विनास ने बिना किसी संदेह के हमारे ग्रह के गोलाकार रूप के बारे में बात की थी। यह ज्ञान कला में भी झलकता है। कई तस्वीरों में राजा महाराजा हाथ में ऑर्ब, राजदंड का एक गोलाकार हिस्सा पकड़े हुए हैं, जो क्रॉस से सुसज्जित एक गोला होता था और जो मसीह के प्रभुत्व के तहत पृथ्वी का प्रतीक था। तो शाही दरबार के विद्वानों के साथ कोलंबस का असली विवाद क्या था? वे पृथ्वी के आकार, शेप पर नहीं, बल्कि उसके माप, साइज पर बहस कर रहे थे। कोलंबस गलत गणनाओं के आधार पर यह मानता था कि पृथ्वी वास्तव में उससे कहीं छोटी है जितनी वह है। उसका अनुमान था कि पश्चिम की ओर यात्रा करके कुछ ही हफ्तों में एशिया तक पहुंचा जा सकता है। उसके विरोधी प्राचीन काल की अधिक सटीक गणनाओं पर भरोसा करते हुए जोर देते थे कि दूरी बहुत अधिक है। वे कहते थे कि उस समय का कोई भी जहाज आपूर्ति, सप्लाई की कमी के कारण इतनी लंबी यात्रा पूरी नहीं कर पाएगा। और वे बिल्कुल सही थे। कोलंबस बस भाग्यशाली था कि उसके रास्ते में एक अज्ञात महाद्वीप अमेरिका आ गया। समतल पृथ्वी का यह मिथक वास्तव में 19वीं शताब्दी में वॉशिंगटन इरविंग
और जॉन ड्रेपर जैसे लेखकों द्वारा गढ़ा और प्रचारित किया गया था। उन्होंने यह सब विज्ञान पर धर्म के प्रभाव का मुकाबला करने के उद्देश्य से किया। उन्होंने एक ऐसा व्यंग्यात्मक चित्रण बनाया जो दुर्भाग्य से बहुत लंबे समय तक टिका रहा। जीवन छोटा और क्रूर था। 30 साल की उम्र में लोग बूढ़े माने जाते थे और 40 तक तो कोई कोई ही पहुंच पाता था। यह वाक्य अक्सर डॉक्यूमेंट्रीज और फिल्मों में सुना जाता है, जो एक ऐसी दुनिया की तस्वीर पेश करता है जिसमें केवल युवा ही रहते थे। लेकिन यह भ्रांति यानी यह मिथक सांख्यिकीय आंकड़ों की गलत व्याख्या पर आधारित है। यह सच है कि मध्य युग मेडिवल पीरियड में औसत आयु एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम थी, लगभग 30 से 35 वर्ष, मगर यह आंकड़ा केवल एक अंकगणितीय माध्य अरिथमेटिक मीन है और यह संख्या अत्यधिक शिशु और बाल मृत्यु दर इन्फेंट एंड चाइल्ड मोर्टेलिटी रेट के कारण पूरी तरह से विकृत डिस्टॉर्टेड हो गई थी। एंटीबायोटिक्स, टीके, वैक्सीन्स और आधुनिक स्वच्छता ज्ञान की कमी के कारण कई बच्चे जीवन के पहले वर्ष या शुरुआती बचपन में ऐसी बीमारियों से मर जाते थे जिनका इलाज आज आसानी से हो जाता है। यदि कोई बच्चा इस खतरनाक दौर से बच जाता था और मान लीजिए 21 साल की उम्र तक पहुंच जाता था, तो उसके लंबे जीवन की संभावनाएं नाटकीय रूप से बढ़ जाती थीं। जो व्यक्ति वयस्कता तक पहुंच जाता था, वह आसानी से 60, 70 और कभी-कभी 80 वर्ष तक जीने की उम्मीद कर सकता था। इतिहास में दीर्घायु लोगों, लॉन्ग लिव्ड पीपल के ढेरों उदाहरण मौजूद हैं। उदाहरण के लिए इंग्लैंड के किंग एडवर्ड तृतीय ने 50 वर्षों तक शासन किया और 64 वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हुई। प्रसिद्ध एलेनोर ऑफ एक्विटाइन, जो पहले फ्रांस और फिर इंग्लैंड की रानी थी, 80 साल से अधिक जीवित रही और अपनी मृत्यु तक एक प्रभावशाली राजनीतिक हस्ती बनी रही। दार्शनिक और धर्मशास्त्री थियोलॉजियन अल्बर्टस मैग्नस, एल्बर्ट द ग्रेट की मृत्यु लगभग 87 वर्ष की आयु में हुई। निस्संदेह जीवन खतरों से भरा था। युद्ध, अकाल, फैमिन और महामारियां जैसे ब्लैक डेथ, जिसने 14वीं शताब्दी में यूरोप की 1/3 आबादी को लील लिया था, इन सभी का जनसांख्यिकी डेमोग्राफी पर गहरा प्रभाव पड़ा। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि लोग 30 साल में बूढ़े हो जाते थे और मर जाते थे। 30 साल की उम्र में बूढ़ा व्यक्ति का विचार हास्यास्पद, अब्सर्ड है। इस उम्र में एक व्यक्ति अपने चरम सीमा पर इन देयर प्राइम होता था। एक शूरवीर नाइट अनुभव प्राप्त कर रहा होता था, एक व्यापारी अपना व्यापारिक साम्राज्य बना रहा होता था और एक किसान एक बड़े परिवार का मुखिया होता था। संक्षेप में, कम औसत आयु यह नहीं बताती कि सभी लोग युवावस्था में मर गए, बल्कि यह बताती है कि वयस्कता तक पहुंचना एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन जो लोग इस चुनौती को पार कर लेते थे, वे चिकित्सा क्रांति से पहले के अपने वंशजों की तुलना में कोई बहुत कम नहीं जीते थे। फिल्मों में दावतों के दृश्य अक्सर एक क्रूर तस्वीर पेश करते हैं, जहां अमीर और शूरवीर बड़ी लालच से हाथों से मांस नोचते हैं, हड्डियों को मेज के नीचे कुत्तों की तरफ फेंक देते हैं और चिकनी उंगलियां कपड़ों से पूंछते हैं। ऐसा लगता है जैसे कटलरी, खाने के औजार, केवल चाकू और शायद चम्मच तक ही सीमित थी। कांटे, फॉर्क को एक अनोखी नाजुक चीज बताया जाता है जो बहुत बाद में आई, लेकिन हकीकत में कटलरी का इतिहास इससे कहीं ज्यादा जटिल है। चाकू और चम्मच वास्तव में पूरे मध्यकाल के दौरान मुख्य और व्यक्तिगत उपकरण थे। अक्सर हर मेहमान दावत में अपना चाकू लेकर आता था। चम्मच का इस्तेमाल सूप, दलिया और चटनी के लिए होता था, मगर कांटे की कहानी दिलचस्प है। इसका आविष्कार आधुनिक युग में नहीं हुआ था, बल्कि यह बहुत पहले से ही जात था। प्राचीन रोम और बाइजेंटियम में भी छोटे 2 दांतों वाले कांटे इस्तेमाल किए जाते थे। बीजांटियम से ही कांटे ने यूरोप की यात्रा शुरू की। 11वीं शताब्दी में एक बीजांटिन राजकुमारी जब वेनिस के ड्यूक से शादी करके इटली आई, तो वह अपने साथ यह उपकरण लेकर आई। शुरुआत में इटालियनों ने कांटे को संदेह की दृष्टि से देखा,
इसे एक अनावश्यक विलासिता और नाजुकता की निशानी माना। यहां तक कि एक पादरी ने इसे शैतान का औजार भी कहा था। हालांकि पूर्व के साथ इटली के मजबूत व्यापारिक संबंधों के कारण ये अपेनिन प्रायद्वीप पर धीरे धीरे लोकप्रिय हो गया, खासकर अमीर नागरिकों के बीच। पास्ता और सिरप वाले फल खाने के लिए यह बहुत सुविधाजनक था, क्योंकि इससे हाथ गंदे नहीं होते थे। बाकी यूरोप में कांटे का प्रसार बहुत धीमी गति से हुआ। फ्रांस में यह कैथरीन डे मेडिची की बदौलत 16वीं शताब्दी में ही चलन में आया। इंग्लैंड और जर्मनी में तो ये और भी बाद में आम हुआ। इसलिए अगर किसी फिल्म की कहानी 13वीं शताब्दी के फ्रांस की है, तो राजा की मेज पर कांटे का न होना ऐतिहासिक रूप से सही है। लेकिन अगर कहानी पुनर्जागरण काल के इटली की है, तो वहां कांटे मौजूद होने चाहिए। ये समझना जरूरी है कि मध्यकालीन टेबल मैनर्स, शिष्टाचार बहुत सख्त थे, खासकर उच्च समाज में। दावत के दौरान व्यवहार के नियमों पर पूरे ग्रंथ लिखे गए थे। मुंह भरकर बोलना, चबाने की आवाज करना या चाकू से दांत कुरेदना मना था। खाने से पहले और बाद में हाथ धोए जाते थे। हथेली को गंदा न करते हुए केवल 3 उंगलियों से खाना खाया जाता था। तो असभ्य और जंगली दावत की जो तस्वीर दिखाई जाती है, वह दर्शकों का मनोरंजन करने के लिए घड़ी गई महज एक और मनगढ़ंत कहानी है। सिनेमा देखकर ऐसा लगता है कि मध्यकाल यानी मिडिल एज केवल एक लंबी और कभी न खत्म होने वाली जंग थी। शूरवीर नाइट्स या तो टूर्नामेंट में लड़ रहे होते थे या अंतहीन लड़ाइयों में। किसान लगातार हमलों से त्रस्त रहते थे। ऐसा प्रतीत होता है कि शांति और सुकून तो सिर्फ खूनी संघर्षों के बीच मिलने वाला एक छोटा सा विराम था। निस्संदेह मध्यकाल बार बार होने वाले सशस्त्र संघर्षों का युग था। सामंतवादी बंटवारा, विरासत को लेकर विवाद, धर्मयुद्ध, क्रूसेड्स, वाइकिंग्स के हमले और फिर मंगोलों के आक्रमण, इन सभी ने युद्ध को जीवन की एक सामान्य पृष्ठभूमि बना दिया था। हालांकि पूरे यूरोप में लगातार युद्ध की यह धारणा अतिशयोक्तिपूर्ण है। सबसे पहले युद्ध ज्यादातर मौसमी होते थे। सैन्य अभियान आमतौर पर वसंत ऋतु में शुरू होते थे, जब घोड़ों के लिए पर्याप्त चारा उपलब्ध हो जाता था और फसल कटाई से ठीक पहले यानी पतझड़ में समाप्त हो जाते थे। सर्दियों में सक्रिय लड़ाई आमतौर पर रुक जाती थी। दूसरी बात, लड़ाइयों का पैमाना आधुनिक युग के युद्धों की तुलना में कहीं छोटा था। सेनाएं अपेक्षाकृत छोटी होती थीं, जिनमें कुछ 100 से लेकर कुछ हजार सैनिक तक शामिल होते थे। बड़े युद्ध, जिनमें हजारों योद्धा आमने सामने आते थे, दुर्लभ और युगांतरकारी घटनाएं हुआ करते थे। इससे कहीं अधिक बार युद्ध घेराबंदी, सीज, छोटी मोटी झड़पों, लूटपाट के हमलों और दांव पेंचों, मैन्यूवरिंग की एक श्रृंखला होता था। मुख्य उद्देश्य दुश्मन की सेना को एक बड़ी लड़ाई में नष्ट करना नहीं था, बल्कि उसे आर्थिक रूप से थकाना, उसके किलों पर कब्जा करना और उसे झुकने पर मजबूर करना था। चर्च ने भी हिंसा को सीमित करने का प्रयास किया। उन्होंने तथाकथित ईश्वरीय युद्ध विराम ट्रैगा देई लागू किया, जिसमें सप्ताह के कुछ निश्चित दिनों जैसे बुधवार की शाम से सोमवार की सुबह तक और महत्वपूर्ण चर्च त्योहारों पर सैन्य कार्रवाई करना मना था। इसके अलावा ईश्वरीय शांति पैक्स देई की घोषणा भी की गई, जिसने पादरियों, महिलाओं, बच्चों, किसानों और उनकी संपत्ति को अछूत यानी सुरक्षित घोषित कर दिया। बेशक इन प्रतिबंधों का अक्सर उल्लंघन होता था, लेकिन उनके अस्तित्व का यह तथ्य ही दर्शाता है कि समाज युद्ध के लिए कुछ सीमाएं निर्धारित करने की कोशिश कर रहा था। इस प्रकार हालांकि युद्ध मध्यकालीन जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था, यह कभी भी पूर्ण या निरंतर नहीं था। शांति की लंबी अवधियां भी थीं और अधिकांश लोग, विशेषकर किसान, बिना किसी वास्तविक लड़ाई को देखे अपना पूरा जीवन जी सकते थे। फिल्मों में दिखाए गए हर सराय, टैवरन में मेजों पर बियर या एले से भरे विशाल मग रखे होते हैं। नायक इसे सुबह के नाश्ते, दोपहर के भोजन और रात के खाने में पीते हैं। ऐसा देखकर लगता है जैसे पानी इतना गंदा और खतरनाक था कि कोई उसे पीता ही नहीं था,
बल्कि लोग बस मादक पेय ही पसंद करते थे। यह मिथक कुछ हद तक सच है, लेकिन यह वास्तविकता को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर पेश करता है। यह सच है कि बियर और एले और दक्षिणी क्षेत्रों में शराब या वाइन बहुत लोकप्रिय पेय थे। वे पौष्टिक थे और उनमें कैलोरी की मात्रा अधिक होती थी, जो कठिन शारीरिक श्रम करने वालों के लिए जरूरी थी। बियर बनाने की प्रक्रिया में उबालना शामिल था, जिससे अधिकतर हानिकारक बैक्टीरिया मर जाते थे। इस वजह से यह संदिग्ध स्रोतों से आने वाले पानी की तुलना में अधिक सुरक्षित पेय बन जाता था। हालांकि इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि लोग पानी पीते ही नहीं थे। पानी की गुणवत्ता बहुत हद तक रहने की जगह पर निर्भर करती थी। ग्रामीण इलाकों में, जहां साफ झरने, कुएं और नदियां थीं, लोग बिना किसी समस्या के पानी पीते थे। शहरों में प्रदूषण के कारण स्थिति ज्यादा जटिल थी, लेकिन यहां भी अधिकारी इस समस्या को हल करने की कोशिश करते थे। साफ पानी मुहैया कराने के लिए जल सेतु, एक्वेडक्ट्स, सार्वजनिक फव्वारे और कुएं बनवाए जाते थे। मठ, मोनेस्टरीज अपनी जटिल जल आपूर्ति प्रणालियों के लिए मशहूर थे। ये समझना महत्वपूर्ण है कि मध्ययुगीन बियर और एले आज की बियर से बहुत अलग थे। वे बहुत कम नशीले होते थे। इनकी तुलना आज के कम अल्कोहल वाले पेय से की जा सकती है। यह नशे की चीज कम और एक तरह की तरल रोटी, ए लिक्विड ब्रेड, ज्यादा थी। ये बच्चों को भी पीने के लिए दिया जाता था। अलग अलग तरह के बियर होते थे। त्योहारों के लिए तेज बियर और रोजमर्रा के लिए हल्का पेय। इसलिए जब हम किसी नायक को एक बार में कई लीटर बियर पीते हुए देखते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि उसमें अल्कोहल की मात्रा बहुत कम रही होगी। बियर और पानी के अलावा लोग दूसरे पेय भी पीते थे। दूध और छाछ मट्ठा जैसे डेयरी उत्पाद आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा थे। धनी घरों में पतला किया हुआ वाइन, शराब, साथ ही विभिन्न फलों के रस और साइडर भी पिए जाते थे। इस तरह यह दावा करना कि हर कोई केवल बियर पीता था क्योंकि पानी जहरीला था, एक बहुत बड़ा सरलीकरण, सिंप्लिफिकेशन है। पेय का चुनाव क्षेत्र, सामाजिक स्थिति, मौसम और साफ पानी के स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करता था। और खुद बियर भी मनोरंजन से ज्यादा एक खाद्य उत्पाद थी। फिल्मों में मध्यकालीन किसान की जिंदगी को केवल घोर अंधकार के रूप में दिखाया जाता है। वह सुबह से शाम तक खेतों में कमर तोड़ मेहनत करता है, शलजम की खिचड़ी खाता है, अंधेरी झोपड़ी में रहता है और चर्च के त्योहारों के अलावा उसे किसी तरह की खुशियां नसीब नहीं होती। उसकी जिंदगी नीरस, उबाऊ और दुखों से भरी हुई लगती है। हालांकि यह छवि किसान की कड़ी मेहनत को दर्शाती है, लेकिन यह गांव के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देती है। यह सच है कि खेतों का काम बहुत मुश्किल था और मौसम के उतार चढ़ाव पर निर्भर करता था। किसान आबादी का एक बहुत बड़ा हिस्सा थे और उन पर ही करों और दायित्वों का मुख्य बोझ था। लेकिन उनकी जिंदगी सिर्फ काम तक ही सीमित नहीं थी। पहला, किसानों को काफी छुट्टियां मिलती थीं। चर्च का कैलेंडर त्योहारों से भरा रहता था, जैसे क्रिसमस, ईस्टर, पेंटेकोस्ट और संतों के दिन। कुल मिलाकर साल में 80 से 90, 80 दिन ऐसे होते थे जब काम नहीं करना होता था। ये त्योहार पूरे गांव द्वारा सामूहिक रूप से मनाए जाते थे, जिनमें दावतें, नृत्य, खेल और मेले लगते थे। यह आराम और मेलजोल का समय होता था। दूसरा, किसान समुदाय के पास महत्वपूर्ण स्वायत्तता, ऑटोनॉमी थी। उनके अपने चुने हुए मुखिया होते थे, अपनी अदालत होती थी जो पड़ोसियों के छोटे मोटे झगड़ों को निपटाती थी, और उनकी अपनी साझा जमीनें जैसे चरागाह और जंगल होती थीं। गांव में जीवन सामूहिक था। लोग बुवाई और कटाई के दौरान एक दूसरे की मदद करते थे, साथ मिलकर घर बनाते और सड़कें ठीक करते थे। यद्यपि संघर्ष भी होते थे, पर सामुदायिक भावना बहुत मजबूत थी। तीसरा, किसानों के पास अपना खाली समय भी होता था। सर्दियों में जब खेती का काम कम होता था, वे हस्तकला, क्राफ्ट्स में व्यस्त रहते थे। टोकरियां बुनना, औजार ठीक करना या बुनाई करना। शाम को वे कहानियां, लोक कथाएं
और यात्रा करने वाले गायकों, मिन्स्ट्रल्स के गीत सुनने के लिए इकट्ठा होते थे। उनके अपने मनोरंजन भी थे। कुश्ती, गेंद से खेलना, जो फुटबॉल जैसा होता था, और एक गांव बनाम दूसरा गांव की मुक्केबाजी। किसान का जीवन बेशक मुश्किलों और अभावों से भरा था, लेकिन यह निराशाजनक नहीं था। इसमें त्योहार, रचनात्मकता, क्रिएटिविटी और सामाजिक मेल मिलाप के लिए जगह थी। उनके जीवन को केवल थका देने वाले काम तक सीमित कर देना, उन्हें उस मानवीय गरिमा, ह्यूमन डिग्निटी और समृद्ध संस्कृति से वंचित करना है जिसे उन्होंने स्वयं बनाया था। फिल्मों में मध्यकालीन महिलाओं को अक्सर एक दबी कुचली, शक्तिहीन प्राणी के रूप में दिखाया जाता है। उनकी एकमात्र भूमिका बच्चों को जन्म देना, घर संभालना और हर बात में पुरुष, पहले पिता, फिर पति का आज्ञा पालन करना माना जाता है। उनके पास न अपनी आवाज थी, न संपत्ति और न ही आत्म साक्षात्कार का कोई अवसर। लेकिन यह छवि सच्चाई का एक बहुत ही मोटा सरलीकरण है। मध्यकाल में महिलाओं की स्थिति जटिल थी और यह उनके सामाजिक दर्जे पर बहुत अधिक निर्भर करती थी। पर इसका मतलब यह नहीं था कि वे पूरी तरह से अधिकारों से वंचित थीं। किसान वर्ग में महिला अपने पति की सशक्त भागीदार होती थी। वह सिर्फ घर का काम और बच्चों की परवरिश ही नहीं करती थी, बल्कि पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खेतों में काम भी करती थी। वह बागवानी करती थी और पशुओं की देखभाल करती थी। अक्सर महिलाएं बियर बनाने या बुनाई जैसे हस्तशिल्प में लगी रहती थीं, जिससे परिवार को अतिरिक्त आय होती थी। पति की मृत्यु के बाद विधवा को घर बार विरासत में मिल जाता था और वह उसकी पूर्ण मुखिया बन जाती थी। शहरों में भी महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण थी। वे कारीगरों की श्रेणियों, गिल्ड में शामिल हो सकती थीं और अपनी वर्कशॉप तथा दुकानें चला सकती थीं। कपड़ा उत्पादन, किराने की दुकान चलाने या सराय संभालने जैसे व्यवसायों में महिलाओं की संख्या काफी ज्यादा थी। एक विवाहित शहरी महिला अक्सर अपने पति के व्यापार में उसकी व्यावसायिक साझेदार होती थी। अभिजात वर्ग, अरिस्टोक्रेटिक क्लास में स्थिति थोड़ी अलग थी। यहां विवाह मुख्य रूप से एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन होता था, लेकिन इसका यह मतलब नहीं था कि महिला केवल एक मोहरा थी। जब पति युद्ध या सैन्य अभियान पर होते थे, तब महल के विशाल प्रबंधन को संभालते हुए रानी या लेडी वस्तुतः उस संपत्ति की शासक बन जाती थी। वह नौकरों का नेतृत्व करती थी, हिसाब किताब रखती थी और यहां तक कि किले की रक्षा भी संगठित करती थी। इतिहास ऐसी कई शक्तिशाली और प्रभावशाली महिलाओं से भरा है। रानियां, रीजेंट, संरक्षक और मठों की महंते, एबिस, एलियानोर ऑफ एक्विटेन, ब्लैंका ऑफ कैस्टले या महारानी मटिल्डा जैसे व्यक्तित्व बड़े राजनीतिक फैसलों में सक्रिय रूप से हस्तक्षेप करते थे। निःसंदेह पितृसत्तात्मक समाज ने उन पर कई गंभीर प्रतिबंध लगाए थे। महिलाएं अधिकांश सरकारी पदों पर नहीं जा सकती थीं, न ही वे न्यायाधीश या पुजारी बन सकती थीं। उनकी शिक्षा तक पहुंच सीमित थी, लेकिन उनके जीवन को केवल आज्ञा पालन और अधिकारों की कमी तक सीमित कर देना, उस युग की अर्थव्यवस्था, संस्कृति और राजनीति में उनके वास्तविक योगदान को नजरअंदाज करना होगा। वे केवल निष्क्रिय शिकार नहीं थीं, बल्कि ऐतिहासिक प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार थीं। सफेद घोड़े पर सवार नाइट शूरवीर, बड़प्पन, सम्मान और शिष्टता का साक्षात प्रतीक होता है। वह कमजोरों का रक्षक है, प्रेमिका के प्रति समर्पित रहता है और हमेशा अपनी आचार संहिता यानी कोड ऑफ ऑनर का पालन करता है। दरबारी साहित्य से उपजा और बाद में वॉल्टर स्कॉट द्वारा लोकप्रिय बनाया गया, यह रूमानी आदर्श हमारी चेतना में गहरी जड़ें जमा चुका है। परंतु हकीकत में मध्यकाल का नाइट हमेशा इतना आदर्शवादी नहीं होता था। नाइटहुड सबसे पहले एक सैन्य वर्ग था। नाइट असल में एक पेशेवर योद्धा था, एक भारी भरकम हथियारों से लैस घुड़सवार। उसका मुख्य काम सिर्फ लड़ना था और मध्य युग में युद्ध बहुत ही क्रूर होते थे। लूटपाट, आम लोगों पर अत्याचार और फिरौती के लिए बंधक बनाना आम बात थी। जिस नाइट को हम कविताओं में महिलाओं के प्रति शिष्ट देखते हैं, वही असल जीवन में अपने स्वामी के दुश्मन का गांव बिना किसी पछतावे के जला सकता था।
नाइटों की सम्मान संहिता निश्चित रूप से मौजूद थी। इसमें स्वामी के प्रति वफादारी, युद्ध में बहादुरी, चर्च की रक्षा और उदारता जैसे गुण शामिल थे। लेकिन ये नियम ज्यादातर बराबरी वालों यानी दूसरे नाइट्स के साथ व्यवहार तक ही सीमित थे। आम लोगों के लिए नाइट खुद को किसी भी जिम्मेदारी से बंधा हुआ नहीं मानता था। किसान उसके लिए सिर्फ आय का जरिया और तोप का चारा थे। महिलाओं के प्रति शिष्टता या प्यारी महिला की सेवा करना, रोजमर्रा का अभ्यास कम और एक साहित्यिक व सांस्कृतिक चलन ज्यादा था। यह उच्च वर्ग के दरबारों में खेली जाने वाली एक जटिल सामाजिक खेल था, जिसका उद्देश्य योद्धाओं के कठोर स्वभाव को थोड़ा नरम करना था। लेकिन इसका वास्तविक वैवाहिक संबंधों से शायद ही कोई लेना देना होता था, क्योंकि उस समय शादियां अक्सर लेन देन और फायदे के लिए की जाती थीं। यकीनन ऐसे नाइट्स भी थे जिन्होंने इस महान आदर्श पर खरा उतरने की कोशिश की। इतिहास में हमें सच्चे बड़प्पन और बलिदान के उदाहरण मिलते हैं, लेकिन आमतौर पर ज्यादातर नाइट्स अपने कठोर समय की ही उपज थे। वे एक ही समय में धर्मपरायण ईसाई और बेरहम हत्यारे भी हो सकते थे, और साथ ही उदार संरक्षक और लालची लुटेरे भी। डर और दोष से परे नाइट की यह आदर्श छवि महज एक सुंदर किंवदंती है, जिसका ऐतिहासिक वास्तविकता से बहुत कम मेल है। असल नाइट उपन्यास का कोई कागजी हीरो नहीं, बल्कि एक जटिल और विरोधाभासी शख्सियत हुआ करता था। सिनेमा में कदीलों को अक्सर एक डरावने, ठंडे और बेआराम पत्थर के ढांचे के रूप में दिखाया जाता है। नंगी दीवारें, गूंजते गलियारे, मशालों की धुंधली रोशनी और हरदम रहने वाले ठंडे झोंके। इनमें रहना इतना मुश्किल लगता है मानो यह उनके धनी मालिकों के लिए भी असहनीय रहा हो। लेकिन यह तस्वीर सिर्फ आधी सच है। कोई भी ककीला सबसे पहले एक दुर्ग, फोर्ट्रेस होता था, और उसका मुख्य काम रक्षा करना था। इसीलिए मोटी दीवारें, संकरी संतरी खिड़कियां और भारी भरकम दरवाजे जरूरी थे। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि अंदरूनी हिस्सों में आराम का कोई इंतजाम नहीं था। मध्यकाल के लोग भी हमारी तरह ही अपने रहने की जगह को आरामदायक और आकर्षक बनाना चाहते थे। रहने वाले कमरों की दीवारें खाली नहीं होती थीं। उन्हें या तो प्लास्टर करके सफेदी की जाती थी, और फिर उन पर चमकीले भित्ति चित्र या डिजाइन बनाए जाते थे, या इससे भी बेहतर उन्हें टेपेस्ट्री और महंगे कपड़ों से ढका जाता था। ये टेपेस्ट्री न सिर्फ अंदरूनी सुंदरता बढ़ाती थी और मालिक की दौलत दिखाती थी, बल्कि एक जरूरी व्यावहारिक काम भी करती थी। वे गर्मी बनाए रखती थी और ठंडी हवा के झोंकों से बचाती थी। जमीन पर जो पत्थर, टाइल या लकड़ी की बनी हो सकती थी, कालीन बिछाए जाते थे, जो पूर्व से आयातित एक महंगी वस्तु थी, या फिर साधारण निवासों में पुआल की चटाइयां होती थीं, जिन्हें नियमित तौर पर बदला जाता था। गर्मी और रोशनी का मुख्य स्रोत अंगीठी, फायर प्लेस थी। शुरुआती मध्यकाल में यह बस हॉल के बीच में एक खुली जगह होती थी, जिसमें छत में चिमनी होती थी। लेकिन बाद में दीवार से सटे हुए चिमनी वाले फायर प्लेस आए, जो बहुत अधिक प्रभावी थे। वे न केवल कमरे को गर्म करते थे, बल्कि एक आरामदायक माहौल भी बनाते थे। फायरप्लेस के अलावा कोयले वाली अंगीठी का भी इस्तेमाल किया जाता था। रोशनी सिर्फ धुआं उगलने वाली मशालों से नहीं मिलती थी, जिनका उपयोग मुख्य रूप से सेवा क्षेत्रों और दीवारों पर होता था। रहने वाले कमरों में मोमबत्तियां जलाई जाती थीं। साधारण लोगों के लिए चर्बी वाली मोमबत्तियां होती थी, जबकि कुलीनों के लिए महंगी मोम की मोमबत्तियां थीं, जो स्थिर रोशनी देती थी और उनकी सुगंध भी अच्छी होती थी। तेल के दियों का भी इस्तेमाल किया जाता था। फर्नीचर भारी और कार्यात्मक होता था। इसमें चंदोवा, कैनोपी वाले पलंग होते थे, जो ठंडी से भी बचाते थे। चीजें रखने के लिए बड़े संदूक, मेजें और बेंच शामिल थे। इस प्रकार यद्यपि मध्यकालीन कगिला आज के आधुनिक घर से आराम के मामले में मुकाबला नहीं कर सकता था, फिर भी वह नीरस और बेआराम जगह नहीं था, जैसा कि सिनेमा अक्सर दिखाता है। फिल्मों में अक्सर दिखाया जाता है कि मध्यकाल पूरी तरह से अराजकता, अव्यवस्था
और बेकाबू अपराध से भरा था। ऐसा लगता है जैसे उस वक्त न कोई कानून था और न ही कोई अदालत। सारे झगड़े तलवार के दम पर निपटाए जाते थे। सड़कों पर यात्रा करना जानलेवा होता था, क्योंकि हर झाड़ी के पीछे लुटेरे घात लगाए बैठे होते थे। लेकिन सच्चाई यह है कि यह पूरी तस्वीर बहुत बड़ा चढ़ाकर पेश की जाती है। मध्यकालीन समाज बेहद जटिल और कठोरता से नियमों में बंधा हुआ था। उस समय एक विस्तृत और बहुशाखीय कानूनी प्रणाली मौजूद थी। सबसे पहले पारंपरिक कानून पेन लागू था, जो सदियों पुरानी परंपराओं और रीति रिवाजों पर आधारित था। यह किसानों के समुदायों, पारिवारिक संबंधों और उत्तराधिकार के मामलों को नियंत्रित करता था। दूसरा था सामंती कानून। यह जागीरदारों और उनके अधीनस्थों के बीच के रिश्ते तय करता था, जैसे वफादारी की कस्में, सैन्य दायित्व और जमीन का मालिकाना हक। तीसरी श्रेणी थी जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ, शहरी कानून दास विकसित हुए। उदाहरण के लिए मैग्डेबर्ग कानून ने नागरिकों को स्वशासन दिया और उनके व्यापारिक हितों की रक्षा की। अंत में कैनन दास या चर्च कानून नामलास था, जो विवाह, नैतिकता और पादरियों से जुड़े मामलों को नियंत्रित करता था। 12वीं शताब्दी से यूरोप में रोमन कानूनों का पुनरुद्धार भी शुरू हुआ, जिसने आधुनिक कानूनी प्रणालियों की नींव रखी। न्यायिक प्रणाली भी बहुस्तरीय थी। हर सामंत का अपने जागीरदारों और किसानों के लिए अपना न्यायालय होता था। शहरों में अपनी अदालतें थीं और चर्च का अपना क्षेत्राधिकार था। साथ ही शाही अदालतें भी मौजूद थीं, जिनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ती गई। अदालती प्रक्रियाएं जटिल और औपचारिक थीं। सबूत के तौर पर गवाहों की गवाही और दस्तावेजों का इस्तेमाल किया जाता था। यह सच है कि न्यायिक द्वंद्व या ऑर्डेलिया, जैसे आग या पानी से परीक्षण जैसी कुछ पुरातन प्रथाएं थीं, लेकिन वे धीरे धीरे समाप्त हो रही थीं। खासकर 1215 में चर्च द्वारा इन पर प्रतिबंध लगाए जाने के बाद तो और भी तेजी से। निश्चित रूप से कानून का क्रियान्वयन हमेशा उत्तम नहीं था। शक्तिशाली जागीरदार अदालत के फैसलों को नजरअंदाज कर सकते थे। आपसी संघर्षों के समय सड़कों पर डकैती वास्तव में एक गंभीर समस्या थी। लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कानून अस्तित्व में ही नहीं था। इसके विपरीत मध्यकालीन लोग कानून और न्याय के मामलों को लेकर बहुत गंभीर थे। उनका संसार पूरी अराजकता का नहीं, बल्कि नियमों, अनुबंधों और शपथों का संसार था। फिल्मों में अक्सर इंक्विजिशन को एक ऐसी सर्वशक्तिमान गुप्त पुलिस के रूप में दिखाया जाता है, जिसके एजेंट हर जगह धर्म विरोधियों की तलाश में घूमते हैं। और यह भी कि हर मठ के तहखाने में रैक, स्पेनिश बूट और आयरन मेडन जैसे भयानक यातना कक्ष बने होते हैं। यह छवि ज्यादातर प्रोटेस्टेंट दुष्प्रचार और बाद के चर्च विरोधी साहित्य द्वारा बनाई गई है। वास्तविकता में मध्ययुगीन इंक्विजिशन एक ज्यादा जटिल और कम सर्वव्यापी घटना थी। इंक्विजिशन, लैटिन में जिसका अर्थ है जांच या अनुसंधान, को 13वीं शताब्दी में एक विशेष चर्च अदालत के रूप में स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य उन धर्म विरोधी मतों से लड़ना था, जिन्हें चर्च आत्माओं के उद्धार और सामाजिक स्थिरता के लिए खतरा मानता था। यह कोई एकल केंद्रीयकृत संगठन नहीं था। विभिन्न देशों में अपने अपने ट्रिब्यूनल थे, जो स्थानीय बिशपों या सीधे पोप के अधीन काम करते थे। इंक्विजिटर अक्सर डोमिनिकन या फ्रांसिस्कन ऑर्डर के सुशिक्षित धर्मशास्त्री होते थे। उनका मुख्य लक्ष्य यातना देना या मृत्युदंड देना नहीं था, बल्कि पश्चाताप के माध्यम से धर्म विरोधी को चर्च की शरण में वापस लाना था। इंक्विजिशन की प्रक्रिया सख्त नियमों के तहत होती थी। आरोपी को आरोप बताए जाते थे और उसे बचाव करने तथा गवाह पेश करने का अवसर दिया जाता था। यातना का उपयोग 1292 ईस्वी में पोप के एक आदेश द्वारा अधिकृत किया गया था, लेकिन इस पर गंभीर प्रतिबंध थे। इसका उपयोग केवल एक बार किया जा सकता था और इससे अंग भंग या रक्तपात नहीं होना चाहिए था। हालांकि यह सच है कि इन नियमों का अक्सर उल्लंघन होता था, पर यातना प्रक्रिया का न तो मुख्य हिस्सा थी और न ही अनिवार्य अंग। इसकी जगह मनोवैज्ञानिक दबाव, पूछताछ
और कारावास जैसी रणनीतियों का उपयोग कहीं अधिक होता था। इंक्विजिशन के अधिकांश निर्णय मृत्युदंड नहीं होते थे। सबसे आम सजाएं चर्च संबंधी प्रायश्चित थीं, जैसे तीर्थयात्रा करना, कपड़ों पर विशेष चिन्ह पहनना या जुर्माना भरना। आग में जलाकर मृत्युदंड केवल उन हठी धर्म विरोधियों को दिया जाता था जो पश्चाताप करने से इनकार करते थे या जो बार बार विधर्म में लौट आते थे। महत्वपूर्ण बात यह है कि मृत्युदंड का कार्यान्वयन चर्च नहीं, बल्कि धर्मनिरपेक्ष यानी सेक्युलर अधिकारी करते थे। इंक्विजिशन की गतिविधियों का पैमाना भी अत्यधिक बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। यह उन क्षेत्रों में स्थानीय रूप से सक्रिय था जहां धर्म विरोधी मत मजबूत थे। उदाहरण के लिए दक्षिणी फ्रांस में कैथर के खिलाफ। इंग्लैंड और स्कैंडिनेविया में यह लगभग अनुपस्थित था। अपनी क्रूरता के लिए प्रसिद्ध स्पेनिश इंक्विजिशन एक बाद की घटना है। यह 15वीं शताब्दी के अंत में आया और इस पर शाही सत्ता का कड़ा नियंत्रण था। इसलिए हर जगह मौजूद और व्यापक यातना देने वाली इंक्विजिशन की छवि महज एक ब्लैक लेजेंड यानी एक मनगढ़ंत कहानी है, न कि ऐतिहासिक सच्चाई। फिल्मों में मध्यकालीन रसोई को देखकर यही लगता है कि या तो यह गरीब किसानों का फीका दलिया थी या फिर अमीरों की दावतों में परोसा जाने वाला ढेर सारा भुना हुआ मांस। ऐसा महसूस होता है जैसे खाना बहुत मोटा, बेस्वाद और अक्सर बासी होता होगा। लेकिन हकीकत में, खासकर उन लोगों के लिए जो इसे वहन कर सकते थे, पाक कला एक जटिल और बेहद परिष्कृत कला थी। मध्यकालीन और आधुनिक व्यंजनों में जो मुख्य अंतर था, वह मसालों का बेहिसाब इस्तेमाल था। मसाले सिर्फ खराब मांस का स्वाद छिपाने के लिए नहीं थे। यह भी एक मिथक है, क्योंकि कोई भी महंगे मसाले खराब चीजों पर बर्बाद नहीं करना चाहता था। असल में वे धन और सामाजिक दर्जे का प्रतीक थे। दालचीनी, लौंग, जायफल, अदरक, काली मिर्च और केसर, ये सभी पूर्व ईस्ट से लाए जाते थे और इनकी कीमत बहुत ज्यादा होती थी। व्यंजनों में मसालों का खूब इस्तेमाल होता था, जिससे जटिल और हमारे लिए अनजाने स्वाद संयोजन बनते थे। उदाहरण के लिए, मांस को अक्सर फलों और चीनी के साथ पकाया जाता था और तीखेपन के लिए उसमें सिरका भी मिलाया जाता था। खट्टा मीठा सॉस बहुत लोकप्रिय था। रसोइये मेहमानों को धोखा देना पसंद करते थे। वे छलावा व्यंजन इंतरे में बनाते थे। ये ऐसे पकवान होते थे जो दिखने में कुछ और लगते थे, लेकिन उनका स्वाद बिल्कुल अलग होता था। जैसे मछली को इस तरह पकाया जाता था कि वह मांस का टुकड़ा लगे, या बादाम के पेस्ट से मीनारों वाला महल बना दिया जाता था। बड़ी दावतों में भुने हुए मोर या हंस को परोसा जाता था, जिसे बाद में उसके असली पंखों से सजाकर इस तरह रखा जाता था जैसे वह जीवित हो। मांस सचमुच खूब खाया जाता था, लेकिन सिर्फ भुना हुआ नहीं। इसे उबाला जाता था, दम पर पकाया जाता था और इससे पैटीज या पाई बनाए जाते थे। गोमांस, सुअर का मांस और भेड़ के मांस के अलावा वे हिरण, जंगली सुअर और खरगोश जैसे शिकार किए गए मांस का भी सेवन करते थे। मुर्गियों से लेकर सारस और बगुला तक कई तरह के पक्षी भी खाए जाते थे। मछली आहार का एक अत्यंत महत्वपूर्ण हिस्सा थी, क्योंकि चर्च कैलेंडर में कई उपवास वाले दिन होते थे जब मांस खाना मना होता था। मछली को नमकीन बनाकर, स्मोक करके, सुखाकर और ताजे भी खाया जाता था। सब्जियां और फल भी भरपूर मात्रा में उपलब्ध थे। गोभी, शलजम, प्याज, लहसुन, मटर, फलियां, सेब, नाशपाती, आलू बुखारा और चेरी। रोटी भोजन का आधार थी, लेकिन यह अलग अलग प्रकार की होती थी। गरीबों के लिए मोटे राय के आटे की और अमीरों के लिए गेहूं के आटे की मुलायम सफेद रोटी। संक्षेप में, मध्यकालीन पाक कला आदिम और बेस्वाद होने के बजाय समृद्ध, विविध और आश्चर्यों से भरी हुई थी। फिल्मों में जब हम किसी मध्यकालीन मेडिवल किरदार को मुस्कुराते हुए देखते हैं, तो उनका मुंह अक्सर या तो पूरी तरह से दांतहीन होता है या उसमें गंदी सड़ी हुई दांतों की एक दुर्लभ पंक्ति होती है। आमतौर पर यह माना जाता है कि उस समय दांत चिकित्सा, डेंटिस्ट्री मौजूद नहीं थी और मुंह की सफाई के बारे में कोई जानकारी नहीं थी।
इसलिए सभी लोग जवानी के बाद अपने दांत खो देते थे। लेकिन यह धारणा पूरी तरह से सच नहीं है। हैरानी की बात तो यह है कि मध्यकालीन लोगों के दांतों की स्थिति कुछ मामलों में 20वीं शताब्दी तक के लोगों की तुलना में बेहतर थी। इसका मुख्य कारण उनका आहार, डाइट था। दांतों का सबसे बड़ा दुश्मन है चीनी, शुगर। मध्यकाल में चीनी बेहद महंगा आयातित उत्पाद था, जो सिर्फ समाज के शीर्ष वर्ग को ही मिलता था। ज्यादातर लोग इसका उपयोग बहुत कम करते थे। उनके आहार का आधार थे साबुत अनाज, होल ग्रेन्स, सब्जियां और दालें। यह रूखा भोजन था जिसे अच्छे से चबाना पड़ता था, और इस तरह यह दांतों की स्वाभाविक सफाई में मदद करता था। जरूरी नहीं कि उन्हें दांतों की समस्याएं नहीं थीं। दांत सड़ना, कैरीज मौजूद था, लेकिन उस समय के बाद जब चीनी सस्ती और आसानी से उपलब्ध हो गई, उसकी तुलना में यह बहुत कम फैला हुआ था। उनकी सबसे बड़ी समस्या दांतों का घिसना, वेयर एंड टियर थी। रूखे भोजन के साथ साथ चक्की के पत्थरों से आटे में रेत और पत्थर के छोटे टुकड़े मिल जाने के कारण दांत का इनेमल, एनामेल समय के साथ घिस जाता था। इससे डेंटिन और पल्प बाहर निकल सकते थे, जिससे दर्द और संक्रमण, इन्फेक्शन होता था। हमारे मापदंडों के अनुसार भले ही शुरुआती प्रिमिटिव थी, मुंह की सफाई मौजूद थी। लोग पानी या शराब से कुल्ला करते थे और नमक या राख वाले पानी में भीगे हुए कपड़े के टुकड़े से दांत साफ करते थे। वे दांत कुरेदने वाली सींख, टूथपिक्स का भी इस्तेमाल करते थे। चिकित्सा ग्रंथों में दांतों को चमकाने और सांसों को ताजा करने के लिए चूर्ण, पाउडर्स और एलिक्सर के नुस्खे होते थे, जिनमें पुदीना, कुलमेहदी, रोजमेरी और सेज जैसी जड़ी बूटियां शामिल होती थी। अगर दांत में तेज दर्द होता था तो उसे निकाल दिया जाता था। यह काम न केवल वैद्य, डॉक्टर्स, बल्कि नाई, बाबर्स और यहां तक कि लोहार, ब्लैकस्मिथ्स भी करते थे। चूंकि एनेस्थीसिया नहीं थी, यह प्रक्रिया बेहद दर्दनाक होती थी और अक्सर इससे जटिलताएं, कॉम्प्लिकेशंस पैदा होती थी। लेकिन यह सोच कि सभी लोग दांतहीन घूमते थे, एक अतिरंजन, एग्जैजरेशन है। पुरातत्व खोजों से पता चलता है कि बहुत से लोगों ने अपनी ज्यादातर दांतों को लंबी उम्र तक बनाए रखा था। आधुनिक भाषा में मध्यकालीन शब्द का उपयोग अक्सर क्रूर, आदिम, पिछड़ा और मूर्खतापूर्ण चीजों के समानार्थी के रूप में किया जाता है, जैसे मध्यकालीन बर्बरता, मध्यकालीन यातनाएं, मध्यकालीन सोच। हम इस शब्द का इस्तेमाल हर उस चीज के लिए करते हैं जो हमें अतार्किक और जंगली लगती है। शब्द का यह प्रयोग ज्ञानोदय काल में घड़ी गई काली गाथा की सीधी विरासत है। ये हमारे दिमाग में 1000 साल के उस पूरे युग की विकृत और पूरी तरह से अऐतिहासिक छवि को स्थायी कर देता है। जैसा कि हमने पिछले मिथकों पर चर्चा करते हुए देखा है, मध्यकाल न तो आदिम था और न ही मूर्खतापूर्ण। यह जटिल दार्शनिक बहसों, आश्चर्यजनक इंजीनियरिंग सफलताओं और कला तथा साहित्य की महान कृतियों के निर्माण का समय था। मध्यकालीन व्यक्ति की सोच मूर्ख नहीं थी, बल्कि सिर्फ अलग थी। यह गहरी धार्मिक, प्रतीकात्मक और पदानुक्रमित थी। दुनिया को ईश्वर की रचना के रूप में देखा जाता था, जहां हर व्यक्ति और हर घटना का अपना पूर्व निर्धारित स्थान था। यह विश्व दृष्टि हमारे वैज्ञानिक और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण से बहुत अलग है, लेकिन इसकी अपनी आंतरिक तर्क शक्ति और सुसंगति थी। इसे पिछड़ा कहना केवल अहंकार और ऐतिहासिक अज्ञानता दिखाना है, क्योंकि हम अतीत को आधुनिक मानकों से माप रहे हैं। निश्चित रूप से क्रूरता और हिंसा मध्यकालीन जीवन का हिस्सा थे, लेकिन क्या वे 20वीं सदी की विश्व युद्धों, नरसंहारों और तानाशाही शासनों की विभत्सता से अधिक क्रूर थे? मध्यकालीन यातनाएं भयानक थीं, पर ज्ञानोदय काल की गिलोटिन या गैस चैम्बर तो कहीं अधिक सभ्य कहे जाने वाले समय की उपज थे। हर युग में क्रूरता के अपने रूप होते हैं। मध्यकाल को राक्षस की तरह प्रस्तुत करना हमें उसका असली चेहरा देखने से रोकता है। यह यूरोपीय राष्ट्रों, भाषाओं
और राज्यों के निर्माण का समय था। यह वह दौर था जिसने हमें विश्वविद्यालय, संसद, गॉथिक कैथेड्रल, रोमनस्क वास्तुकला, ग्रेगोरियन कोरल, शूरवीरों के उपन्यास और ऐसी कई चीजें दी जो हमारी सभ्यता का आधार है। जब हम मध्यकालीन के अपमानजनक लेबल को खारिज करते हैं, तो हम एक जटिल, बहुआयामी और आश्चर्यजनक रूप से जीवंत दुनिया की खोज करते हैं, जो घृणा नहीं, बल्कि अध्ययन और सम्मान की हकदार है। बहुतों की नजर में मध्यकाल का समाज एकदम स्थिर, स्टैटिक था। धारणा ये थी कि किसान जिस गांव में पैदा होता था, उसी में मर जाता था, कभी उसकी सीमा पार नहीं करता था। यात्राएं सिर्फ गिने चुने साहसी लोगों का काम थीं, जैसे व्यापारी, तीर्थयात्री या शूरवीर, नाइट्स। ज्यादातर लोगों के लिए दुनिया सिर्फ अपने गांव के आसपास तक ही सीमित थी। लेकिन मध्यकाल की यह बैठी हुई छवि हकीकत से कोसों दूर है। लोग हमारी सोच से कहीं ज्यादा यात्रा करते थे, भले ही यह बहुत मुश्किलों और खतरों से भरा होता था। यात्रा का एक मुख्य कारण था धर्म। पवित्र स्थानों की तीर्थ यात्रा बड़े पैमाने पर की जाती थी। पूरे यूरोप से हजारों लोग पैदल चलकर रोम, स्पेन में सेंटियागो डे कंपोस्टेला या यहां तक कि यरूशलेम, जेरूसलम तक जाते थे। इसमें सिर्फ भिक्षु और अभिजात वर्ग, अरिस्टोक्रेट्स ही शामिल नहीं थे, बल्कि साधारण कारीगर और किसान भी थे। इन तीर्थयात्रा मार्गों पर पूरा एक बुनियादी ढांचा विकसित हो गया था। सराय, इंस, अस्पताल और पुल बनने लगे थे। व्यापार ने भी लोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए मजबूर किया। व्यापारी विशाल दूरियां तय करते थे और हंसा हंसा जैसे व्यापारिक संघ बनाते थे। वे एशिया से रेशम और मसाले, इंग्लैंड से ऊन और फ्रांस से शराब लाते थे। नदियां और समुद्री रास्ते यूरोप के अलग अलग हिस्सों को जोड़ने वाली व्यस्त धमनियों, आर्टरीज की तरह थे। युद्ध भी गतिशीलता का एक और कारण था। शूरवीर और सैनिक धर्म युद्धों, क्रूसेड्स में भाग लेने, सामंती, फ्यूडलिज्म, लड़ाइयों में शामिल होने या विदेशी सेनाओं में भाड़े के सैनिकों के रूप में सेवा करने के लिए जाते थे। ये यात्राएं हजारों किलोमीटर लंबी होती थीं। यहां तक कि विद्वान और छात्र भी बहुत गतिशील थे। वे बेहतर प्रोफेसरों की तलाश में एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय, बोलोग्ना से पेरिस और पेरिस से ऑक्सफोर्ड जाते थे। लैटिन विज्ञान की एक सार्वभौमिक भाषा थी, जिसने इस आवागमन को आसान बना दिया था। यहां तक कि किसान भी अपनी जमीन से पूरी तरह बंधे नहीं थे। अकाल या युद्ध के समय वे बेहतर जीवन की तलाश में शहरों की ओर जा सकते थे। एक प्रसिद्ध नियम था, शहर की हवा आजाद कर देती है। यदि कोई दास किसान सिर्फ 1 साल और 1 दिन के लिए शहर में रहता था, तो वह आजाद हो जाता था। बेशक यात्राएं धीमी और खतरनाक थीं, सड़कें खराब थीं और डाकुओं का खतरा हमेशा बना रहता था, लेकिन इन सबने लोगों को रोका नहीं। मध्यकाल की दुनिया एक गतिशील दुनिया थी, जो सड़कों के जाल से भरी हुई थी। इन्हीं पर चलकर तीर्थयात्री, व्यापारी, सैनिक और विद्वान एक एकजुट सांस्कृतिक और आर्थिक क्षेत्र का निर्माण कर रहे थे। फिल्मों में दिखाए जाने वाले किसी भी किले की घेराबंदी, सीज में हमें हमेशा प्रक्षेपण मशीनों, फेंकने वाली मशीनों के शानदार शॉट देखने को मिलते हैं। विशालकाय कैटापुल्ट्स और ट्रेबुशे, दीवारों पर पत्थर के बड़े बड़े गोले, जलते हुए गोले और यहां तक कि मोंटी पाइथन जैसी फिल्मों में गायों को भी फेंकते हैं। इससे यह धारणा बनती है कि ये उस समय के मानक, स्टैंडर्ड और हर जगह इस्तेमाल होने वाले हथियार थे। प्रक्षेपण मशीनें बेशक घेराबंदी की जंग में महत्वपूर्ण थीं, लेकिन उनका इस्तेमाल इतना आसान और इतना आम नहीं था जितना फिल्मों में दिखाया जाता है। सबसे पहले हमें मशीनों के प्रकारों को समझना होगा। फिल्मों में जिसे अक्सर कैटापुल्ट कहा जाता है, वह असल में या तो ओनेजर होता था, जो मुड़ी हुई रस्सियों की टॉर्शन एनर्जी का उपयोग करता था, या फिर जो कहीं अधिक प्रभावी और आम था, ट्रेबुचे।
ट्रेबुशे एक गुरुत्वाकर्षण पर आधारित मशीन थी जो भारी गोले बहुत दूर तक फेंकने की क्षमता रखती थी। यह मध्यकालीन घेराबंदी इंजीनियरिंग की सबसे बड़ी और बेहतरीन उपलब्धि थी। दूसरा कारण यह है कि इन मशीनों को बनाना और उनका इस्तेमाल करना असाधारण रूप से जटिल और महंगा काम था। ट्रेबुशे बहुत विशाल और पेचीदा ढांचा होता था, जिसे अक्सर पहले से तैयार हिस्सों से घेराबंदी वाली जगह पर ही बनाया जाता था। इसके संचालन के लिए कुशल इंजीनियरों और सैनिकों की एक पूरी टीम की जरूरत होती थी। ये कोई सामान्य हथियार नहीं था। ये एक कुलीन, एलीट हथियार था जो केवल राजाओं या बहुत अमीर सामंतों के लिए उपलब्ध था, जो लंबी और खर्चीली घेराबंदी का खर्च उठा सकते थे। तीसरा, इनकी प्रभावशीलता हमेशा उतनी ज्यादा नहीं थी जितनी फिल्मों में दिखाई जाती है। किले की मोटी दीवार को तोड़ना बहुत मुश्किल होता था। इसके लिए बहुत समय चाहिए होता था और बार बार एक ही बिंदु पर सटीक निशाना लगाना पड़ता था। अक्सर इन मशीनों का उपयोग दीवारें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि रक्षकों, डिफेंडर्स का मनोबल तोड़ने के लिए किया जाता था। वे दीवारों के ऊपर से न केवल पत्थर, बल्कि आग लगाने वाले गोले, बंदियों के कटे हुए सिर या यहां तक कि बीमारियां फैलाने के लिए मृत जानवरों के शव भी फेंकते थे। यह विशुद्ध रूप से मनोवैज्ञानिक युद्ध, साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक रूप था। मध्यकाल में अधिकांश घेराबंदियां दीवारों के टूटने वाले धमाकेदार हमले से खत्म नहीं होती थीं, बल्कि दूसरे तरीकों से समाप्त होती थीं। किला या तो रसद काटकर, सप्लाई रोककर, उन्हें भूखा मारकर लिया जाता था, या फिर धोखे या अंदरूनी विश्वासघात के कारण आत्मसमर्पण होता था। इसलिए हालांकि ट्रेब्यूशे एक भयानक हथियार था, यह किसी भी किले की यूनिवर्सल चाबी नहीं था। युद्ध के मैदान में इसका दिखना नियम नहीं, बल्कि अपवाद था, और यह हमलावरों के गंभीर इरादों का प्रमाण था। फिल्मों में अक्सर मध्यकालीन जीवन की गरीबी और सादगी को उजागर करने के लिए घरों और किलों की खिड़कियों को केवल दीवारों में बने छेद के रूप में दिखाया जाता है, जिन्हें ज्यादा से ज्यादा तेल, लगे कपड़े या किसी जानवर के मूत्राशय से ढका जाता है। कांच की खिड़कियों को एक ऐसी अविश्वसनीय विलासिता के रूप में पेश किया जाता है जो सिर्फ शाही महलों के लिए आरक्षित थी, लेकिन यह वास्तविकता का एक बहुत बड़ा सरलीकरण है। कांच बनाने की तकनीक प्राचीन रोमन काल से ज्ञात थी और मध्यकाल में यह तकनीक कहीं खोई नहीं थी। हाँ, यह सच है कि आज हम जिस तरह का चिकना और पारदर्शी शीट ग्लास जानते हैं, उसे बनाना उस समय बेहद जटिल और महंगा काम था। फिर भी खिड़कियों के लिए कांच उपलब्ध था और इसका उपयोग होता था। चर्चों और कैथेड्रल में रंगीन कांच के छोटे छोटे टुकड़ों से विशाल और जटिल विट्रॉय, स्टेन ग्लास तैयार किए जाते थे, जो गॉथिक कला के प्रमुख चमत्कारों में से एक है। ये अपने आप में सिद्ध करता है कि तकनीक उच्च स्तर की थी। उच्च मध्यकाल से ही किलों और अमीर शहरी घरों में भी कांच की खिड़कियां दुर्लभ नहीं थीं। आमतौर पर खिड़की को पत्थर या लकड़ी के फ्रेम से कई हिस्सों में बांटा जाता था और उनमें शीशे की छोटी छोटी पट्टियां, जो अक्सर हीरे के आकार की होती थीं, उन्हें शीशे की पतली सलाखों से जोड़कर लगाया जाता था। बेशक ऐसी खिड़की पूरी तरह से पारदर्शी नहीं होती थी, लेकिन यह अन्य किसी भी सामग्री की तुलना में बेहतर रोशनी देती थी और हवा और ठंड से कहीं ज्यादा सुरक्षा प्रदान करती थी। ठंड से बचाव और गोपनीयता बनाए रखने के लिए खिड़कियों को अंदर से लकड़ी के किवाड़ों, शटर्स से बंद किया जाता था। हालांकि साधारण लोगों के घरों में, खासकर गांवों में, कीमत ज्यादा होने के कारण कांच की खिड़कियां सचमुच दुर्लभ थीं। इन घरों में गर्माहट बनाए रखने के लिए दीवार के छेद छोटे रखे जाते थे और इन्हें तेल लगे चर्मपत्र, ऑयल्ड पार्चमेंट, पतली खाल, जानवर के मूत्राशय या फिर रात को साधारण लकड़ी के ढक्कनों से ढक दिया जाता था। लेकिन सबसे साधारण घरों में भी खिड़कियां जरूर होती थीं, क्योंकि काम करने और जीवन जीने के लिए रोशनी जरूरी थी। इसलिए
यह धारणा कि मध्यकाल कांच की खिड़कियों के बिना था, पूरी तरह गलत है। कांच मौजूद था, इस्तेमाल होता था, और इसका प्रसार तकनीक नहीं, बल्कि इसकी कीमत और सामाजिक स्तर का मामला था। और चर्चों की वास्तुकला में इसने तो एक केंद्रीय भूमिका निभाई, पूरे स्थान को दैवीय प्रकाश से भर दिया। फिल्में अक्सर यह तस्वीर पेश करती है कि मध्यकाल में पैसा, नकद बहुत दुर्लभ था। आर्थिक लेनदेन का मुख्य तरीका वस्तु विनिमय यानी बार्टर सिस्टम था। किसान जागीरदार को अनाज की बोरी दे देता था और शहर में मोची एक जोड़ी जूते के बदले मुर्गी ले लेता था। ऐसा लगता है जैसे उस समय मुद्रा पर आधारित अर्थव्यवस्था अपने शुरुआती चरण में थी। दरअसल रोमन साम्राज्य के पतन के बाद भी धन का चलन कभी पूरी तरह से बंद नहीं हुआ। यह सच है कि शुरुआती मध्यकाल में जब शहरों और व्यापार में गिरावट आई, तब अर्थव्यवस्था ज्यादातर वस्तु विनिमय पर निर्भर हो गई थी। लेकिन सोने, चांदी और तांबे के सिक्के लगातार ढाले जा रहे थे और इस्तेमाल हो रहे थे। 10वीं-11वीं शताब्दी से जैसे जैसे शहरों का विकास हुआ, हस्तशिल्प और व्यापार बढ़े, पैसे, मुद्रा की भूमिका तेजी से बढ़ने लगी। नए चांदी की खदानें मिली, जिससे बाजार में मुद्रा की आपूर्ति, सर्कुलेशन में काफी इजाफा हुआ। प्रचलन में अलग अलग तरह के ढेरों सिक्के थे, जो न सिर्फ राजाओं द्वारा बल्कि बड़े जागीरदारों, बिशपों और स्वतंत्र शहरों द्वारा भी ढाले जाते थे। इससे कुछ परेशानियां पैदा हुईं, क्योंकि सिक्कों का वजन और धातु की गुणवत्ता अलग अलग होती थी। इसीलिए हर बड़े शहर में सर्राफ या मनी चेंजर्स आ गए। ये ऐसे पेशेवर थे जिन्हें विनिमय दर, एक्सचेंज रेट्स की पूरी जानकारी थी और वे एक मुद्रा को दूसरी मुद्रा से बदलते थे। यही लोग आधुनिक बैंकरों के पूर्वज बने। व्यापार, खासकर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के विकास के साथ अधिक जटिल वित्तीय उपकरण भी सामने आए। इतालवी व्यापारियों ने विनिमय पत्र, हुंडी या बिल ऑफ एक्सचेंज का आविष्कार किया। यह एक लिखित आरण दायित्व था, जिसके कारण बड़ी मात्रा में नकदी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। यह सुरक्षित और सुविधाजनक था। शुरुआती बैंक भी खुल गए, जो जमा स्वीकार करते थे और लोन देते थे और धन का हस्तांतरण, मनी ट्रांसफर्स करते थे। बेशक गांवों में वस्तु विनिमय और उपज के रूप में कर चुकाना, भू राजस्व अब भी महत्वपूर्ण था, लेकिन यहां तक कि किसानों को भी कुछ करो, जैसे चर्च का दशमांश का भुगतान करने या शहर से वे चीजें खरीदने के लिए पैसे की जरूरत होती थी जो वे खुद नहीं बना सकते थे, जैसे नमक या लोहा। इस तरह मध्यकालीन अर्थव्यवस्था एक मिश्रित अर्थव्यवस्था थी। इसमें प्राकृतिक अर्थव्यवस्था, बार्टर और विकसित माल मुद्रा संबंध, कैश इकोनॉमी, दोनों का सह अस्तित्व था। अगर हम मध्यकालीन अर्थव्यवस्था को केवल वस्तु विनिमय तक सीमित मानते हैं, तो इसका मतलब है कि हम उस दौर की आर्थिक प्रक्रियाओं की जटिलता और गतिशीलता को पूरी तरह से नजरअंदाज कर रहे हैं। मध्यकाल पर बनी फिल्मों में तलवार या तीर का हर जख्म मामूली खरोंच को छोड़कर जानलेवा साबित होता है। अगर हीरो को पेट या सीने में चोट लगती है, तो वह या तो मैदाने जंग में बहादुरी से मर जाता है या फिर कई दिनों तक तड़प कर दम तोड़ देता है। ऐसा लगता है कि गंभीर चोटों के आगे दवाइयां बेअसर थीं। हालांकि एंटीबायोटिक दवाओं की कमी और संक्रमण के खतरे के कारण जख्मों से होने वाली मौतों की दर यकीनन बहुत ज्यादा थी। फिर भी मध्यकालीन डॉक्टर और सर्जन बिल्कुल भी असहाय नहीं थे। सदियों के लगातार युद्धों से मिले अनुभव के कारण उन्हें चोटों के इलाज यानी ट्रॉमेटोलॉजी का काफी ज्ञान था। सर्जन गर्म लोहे से दाग कर या खून रोकने वाले चूर्ण का इस्तेमाल करके खून बहना बंद करना जानते थे। वे जख्मों में से तीर के सिरे और हथियार के टुकड़े निकालना सीख चुके थे। इसके लिए उनके पास खास उपकरण होते थे। बाहरी चीज निकालने के बाद जख्म को धोया जाता था, अक्सर वाइन का इस्तेमाल करके, जिसमें, जैसा कि हम आज जानते हैं, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। फिर वे जड़ी बूटियों, शहद या अंडे की सफेदी से बने मरहम से सानकर पट्टियां लगाते थे, जो घाव भरने में मदद करती थीं।
सबसे आम और खतरनाक प्रक्रियाओं में से एक थी टूटे हुए अंग को काटना, यानी एम्पुटेशन। दर्द और खून की कमी को कम करने के लिए वे खास आरी का इस्तेमाल करके इसे बहुत तेजी से करते थे। बेशक ऐसी सर्जरी के बाद जीवित बचने की दर कम थी, लेकिन यह मरीज को एक मौका देती थी। फ्रैक्चर यानी टूटी हुई हड्डियों के इलाज पर खास ध्यान दिया जाता था। डॉक्टर हड्डियों को सही जगह पर बैठाना और उन्हें ठीक से जोड़ने के लिए स्प्लिंट यानी पट्टियां लगाना जानते थे। पुरातत्वविदों को कई ऐसे कंकाल मिलते हैं जिन पर जटिल फ्रैक्चर सहित ठीक हुए जख्मों के निशान मौजूद हैं। सैन्य सर्जरी को समर्पित पूरी पूरी किताबें थीं। उदाहरण के लिए 13वीं शताब्दी में लिखी गई थियोडेरिक बोर्गोग्नोनी की सर्जरी में घावों को साफ करने और उनमें मवाद पैदा करने की प्रथा को रोकने की सलाह दी गई थी, जिसे कुछ डॉक्टर उपयोगी मानते थे। यह अपने समय के लिए एक बहुत ही प्रगतिशील नजरिया था। यकीनन सबसे बड़ा दुश्मन संक्रमण था। यदि ब्लड पॉइजनिंग, गैंग्रीन या टिटनेस शुरू हो जाता तो मरीज को बचाना लगभग नामुमकिन था। लेकिन यह कहना गलत है कि हर गंभीर जख्म मौत की 100% गारंटी था। एक कुशल सर्जन एक योद्धा की जान बचा सकता था, और इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जब लोग बेहद गंभीर चोटों के बाद भी बच गए। इस तरह हमने कदम दर कदम मध्य युग से जुड़ी 30 सबसे प्रचलित गलतफहमियों को खारिज किया है। जैसा कि आपने देखा, यह युग बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा हॉलीवुड हमें दिखाता है। यह 1000 साल का घोर अंधकार, गंदगी और अज्ञानता का द्वार नहीं था, बल्कि यह महान उपलब्धियों और विस्मयकारी विरोधाभासों का समय था। यह वह दौर था जहां क्रूरता और हिंसा के साथ साथ सम्मान और सेवा के उच्चतम आदर्श भी मौजूद थे। इसी युग में शानदार गिरजाघर, कैथेड्रल बनाए गए, पहले विश्वविद्यालय खोले गए और मानवीय सोच, भले ही धार्मिक ढांचे के भीतर हो, रुकी नहीं थी, बल्कि लगातार आगे बढ़ रही थी। मध्य युग अपनी किसी भी फिल्मी प्रस्तुति की तुलना में कहीं ज्यादा रंगीन, चहल-पहल भरा, सक्रिय, जटिल और दिलचस्प था। मुझे उम्मीद है कि अतीत की यह यात्रा आपके लिए रोमांचक रही होगी और इसने आपको इतिहास को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर किया होगा। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आपको कुछ नया और रोचक जानने को मिला है, तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप हमारी अगली भ्रम निवारण सीरीज मिस न करें। अब आपके लिए एक सवाल, इनमें से कौन सा मिथक आपको सबसे ज्यादा चौंकाने वाला लगा? या शायद आप मध्य युग से जुड़े कोई अन्य भ्रम जानते हैं जिनका जिक्र हमने नहीं किया? इसके बारे में कमेंट्स में जरूर लिखिए। आइए इस पर चर्चा करते हैं। फिर मिलते हैं।